यस, स्क्रीन नज़र आ रही है, गुड। अच्छा जी, तो जैसे मैंने देखा टॉपिक के अंदर आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पास कि प्रोडक्ट रिसर्च हम करेंगे आज। प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हम प्रोडक्ट रिसर्च नॉर्मली है क्या? प्रोडक्ट रिसर्च इन्वॉल्व्स इन एग्जामिनिंग द प्रोडक्ट मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है? क्या है कि कोई भी एक प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे एक ऐसी प्रोडक्ट है आप बेचना चाह रहे हैं, ठीक है? तो लेकिन उसको बेचने से पहले हम ये तो देख लें ये इसके ट्रेंड्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो जैकेट्स बेचना चाह रहे हैं, ठीक है? लेकिन जैकेट आप बिल्कुल जून जुलाई में बेचना चाह रहे हैं, तो जून जुलाई में जैकेट कौन लेगा? नहीं लेगा ना कोई। तो इसका मतलब है आपने पहले मार्केट टूल देखना पड़ेगा कि इसकी डिमांड क्या चल रही है आजकल, सीजन क्या चल रहा है, वेदर क्या चल रहा है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो जो ट्रेंड्स होंगे उसी तरह से हमें प्रोडक्ट को भी सेल करना पड़ेगा। अगर हम अपनी मर्जी से प्रोडक्ट्स लगा देंगे तो वो तो बिकेंगी नहीं। तो इस तरह वो तो लॉस हो जाएगा ना सारा। तो हम तो बेच ही प्रोडक्ट रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी रिसर्च नहीं की तो हम पूरा बिजनेस हमारा जो है वो वहाँ पे फ्लॉप हो सकता है। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है अमेज़न के ऊपर, और यही प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ज़ाहिर है इस पूरे बिजनेस मॉडल का, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करना, एज वेल एज हमें ये देखना कि ये प्रोडक्ट हम बेचेंगे तो हमें फायदा भी होगा या नहीं। नंबर वन पार्ट तो ये था कि हमें क्या ऐसी चीज निकालनी है कि वो जो प्रोडक्ट अमेज़न पे बिक भी सकती है या नहीं, या ट्रेंड के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है। नंबर 2 कि उसमें कोई फ़ायदा भी है या नहीं। मिसाल के तौर पे आप देखें इस पे ट्रेंड तो बहुत है, ठीक है? मिसाल के तौर पे ये कोई भी एक चीज़ है वो 2 $2 की बिक रही है, धड़ाधड़ बिक रही है $2 की, ठीक है? तो $2 की बिके जा रही है, लेकिन $2 की आपको पड़ रही वो जो है वो $1 की है, और $1 उसके अंदर जो वो शिपमेंट लग जाते हैं, ठीक है? और अमेज़न भी उसमें फीस ले लेता है मिसाल के तौर पे, वो तो आपको माइनस में जाएगी। तो इसका मतलब है कि ऐसी प्रोडक्ट जो धड़ाधड़ बिक तो रही है लेकिन आपको लॉस में जा रहा था, उसको बेचने का भी क्या फ़ायदा? तो आपने तो ये देखना है कि जिसमें फ़ायदा होगा वही बेचेंगे ना। तो इसका मतलब है ट्रेंड्स के साथ-साथ हमें ये भी देखना है कि द प्रोडक्ट गिविंग यू एनी प्रॉफिट और नॉट, ठीक है? तो ये चीज़ें भी देखनी है इसमें प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, ठीक है? तो प्रोडक्ट रिसर्च बेसिकली 2 पार्ट्स के ऊपर कंप्लीट जो है वो कंसिस्ट करता है। नंबर 1 आपके पास होता है प्रोडक्ट रिसर्च, और नंबर होता है प्रोडक्ट वैलिडेशन, ठीक है? तो प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रोडक्ट्स को रिसर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कौन-कौन सी प्रोडक्ट जो है वैलिड है, कौन-कौन सी प्रोडक्ट नॉट वैलिड है, एज़ वेल एज़ ट्रेंड के हिसाब से उसको चेक कर लेंगे। फिर वैलिडेशन में जब आती है बात तो उसको हम आगे जाके उसको वैलिडेट करते हैं, उसकी जो है वो स्टैट्स को चेक करते हैं कि उसके स्टैट्स को चेक करना, मिसाल के तौर पे उसका रेवेन्यू कितना है, इसी तरह से जो है वो उसमें कितने कंपटीटर्स बैठ रहे हैं, किसी की कोई उसमें ब्रांड की डोमिनेशन तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें आगे जाके जो है वो मैं बताऊँगा आपको आगे जाके स्लाइड्स के अंदर, ठीक है? इसी तरह से देखें उसके लिए टूल्स यूज़ होते हैं, ज़ाहिर तौर पे आप ज़बानी तो कुछ नहीं कर सकते। अब कोई भी एक अगर मिसाल के तौर पे एक्सेल शीट ही है, उसके अंदर आपने 2, 4, 5 अगर आपको कॉलम्स को अगर आप सम और सब्सट्रैक्ट करना हो तो आप इज़िली कर लेंगे। अगर वो नहीं करना, ज़ाहिर है अगर वही थाउज़ेंड्स लाइन्स हैं, तो उसके लिए भी आपको फिर एक ज़ाहिर है उसके लिए आपको एक फ़ॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पर भी आपके पास ज़ाहिर है ज़बानी तो नहीं कर सकते, हज़ारों अगर आपके पास प्रोडक्ट्स होंगी, तो एक-एक प्रोडक्ट को आप ज़बानी तो नहीं देख सकेंगे। इसके लिए पूरा एक सिस्टम चाहिए, टूल्स चाहिए, ठीक है? तो टूल्स होते हैं वो आपको पूरा एक सिस्टमैटिकली पूरी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। हाँ, भई ये प्रोडक्ट महीने की इतनी बिकती है, एज़ वेल एज़ जो है वो इसके इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, एज़ वेल एज़ ये प्रोडक्ट जो है वो इसका इतना वेट है, एज़ वेल एज़ इसकी इतनी डायमेंशंस हैं, एज़ वेल एज़ इसकी इतनी फीस लगती है, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें जब आपको पता चल जाती हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट जब मैं लूँगा और उसको बेचूँगा तो हमें कुछ फ़ायदा भी होगा या नहीं, ठीक है? नंबर 1 सेकंड वाला पार्ट, नंबर 1 पार्ट ये हो गया, ये वाली प्रोडक्ट अवेलेबल है बेचने के लिए या नहीं? यानी ये बेचने के काबिल भी है या नहीं? मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, आप जो है वो उसको चाहते हैं कि ठीक है मैं $10 की बेचूँ, ठीक है? लेकिन जब वो आप देख रहे हैं कि एक कॉम्पिटिटर है वो $10 की बेच रहा है, लेकिन आप वही प्रोडक्ट जब बेचना चाह रहे हैं तो आपको तो मिल ही $10 के लिए, तो आप कैसे बेचेंगे उसको $10 की, ठीक है? तो अगर आप बेचेंगे तो लॉस में ही जाएँगे ना। तो आप भी बोलेंगे भई ये दूसरा कॉम्पिटिटर है वो तो $10 की बेच रहा है तो मैं भी कोशिश करके बेच लूँगा। लेकिन हो सकता है वो मैन्युफैक्चरर हो, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो तो अपनी प्रोडक्ट को इतना लो कॉस्ट बनाता है, वो तो उसको कहीं से सोर्सिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, वो तो खुद ही बना रहा है, खुद ही बेच रहा है। अगर आप तो खुद नहीं बना रहे, आप किसी जो बना रहा होगा उससे लेंगे तो वो कुछ कमीशन रख के देगा ना आपको। तो इसका मतलब है वो जो बीच का कमीशन था वो उसका प्रॉफिट है। तो यहाँ ऐसी प्रोडक्ट फिर आप नहीं कर सकते। तो यही हमें ऐसे लेवल पे जाना होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है जो हम सेल कर सकें, ठीक है? तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे इसके लिए जो एक्सटेंशंस और जो वेबसाइट्स जो यूज़ होती हैं वो एक तो
नॉर्मली जो आजकल यूज हो रही है, जाहिर है मोस्ट कॉमन वो हीलियम 10 हो गया और जंगल स्काउट हो गया। हीलियम 10 जो है वो उसकी भी दो फॉर्म्स होती हैं, एक वैप होती है और एक जो होती है इसकी एक्सटेंशन होती है। इसी तरह से जंगल स्काउट होता है, उसकी भी एक वैप होती है, उसकी भी एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो एक्सटेंशन और वैप का मैं थोड़ा डिफरेंस बता दूंगा आपको आगे। ठीक है, अब लेकिन ये कि मैं बता दूं कि प्रोडक्ट वैलिडेशन में हमें करना क्या होता है। बेसिकली प्रोडक्ट वैलिडेशन में हमें करना क्या होता है कि किसी भी वी नीड टू यूज द क्रोम एक्सटेंशन ऑफ एनी ऑफ दीज टूल्स। तो हम कोई भी एनी ऑफ दीज टूल्स, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि हीलियम 10, जंगल स्क्वाल, इनकी कोई क्रोम एक्सटेंशन यूज करेंगे और उसमें से फिर उसके स्टैट्स निकालते हैं, डेटा निकालते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि कौन कौन सी चीज जो है वो कौन सी प्रोडक्ट है, उसका क्या वेट है, उसकी क्या डायमेंशन है, वो उसकी मंथली रेवेन्यू कितना है। ठीक है, ये आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसी तरह से देखें जो हीलियम 10 है उसकी एक्सटेंशन इस तरह की लगती है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो अब यहाँ बोल रहा है कि सर्च वॉल्यूम क्या चीज है, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि सर्च वॉल्यूम क्या है। सर्च वॉल्यूम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्ट रिसर्च। अगर सर्च वॉल्यूम आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड करने में आपकी, ये समझ लें कि आपने फर्स्ट स्टेप उसको कर लिया अंजाम। ठीक है, इसकी वजह क्या है, देखिए सर्च वॉल्यूम का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा लोग उस चीज को सर्च कर रहे हैं किसी भी एक लिमिटेड टाइम में। ठीक है, वो लिमिटेड टाइम कुछ भी हो सकता है, आप अपना टाइम फ्रेम से सेट कर लें, फॉर एग्जांपल 1 डे में या 1 मंथ में या 90 डेज में। ठीक है, या फिर 6 मंथ में या फिर 1 ईयर में। नॉर्मली जो है वो हम टूल्स के अंदर वो 1 मंथ का दिखाता है आपको सर्च वॉल्यूम। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ये ले लें कि मिसाल के तौर पे आपने एक एक शॉप खोली है जो के पेशावरी चप्पल बेच रही है। ठीक है, और एक आपने शॉप खोली है जो कि आपके पास जो है वो बिरयानी बेच रही है। ठीक है, तो ज्यादातर सर्च वॉल्यूम किसका हो, यानी ज्यादातर लोग कहाँ जाएंगे, जहां ज्यादातर लोग जाएंगे वो इसको कहेंगे सर्च वॉल्यूम। ठीक है, यानी महीने में कितने लोग आगे वही कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड कोई भी एक नंबर नाम होता है, जाहिर है किसी भी एक प्रोडक्ट का। मिसाल के तौर पे शूज हो गया, तो शूज इज अ कीवर्ड, लेकिन शूज जाहिर है शूज तो हजारों तरह के होते हैं, तो शूज को उसको डिफाइन करने के लिए एक प्रॉपर कीवर्ड बनाया गया। मिसाल के तौर पे बेबी शूज। ठीक है, तो बेबी शूज इज अ कीवर्ड। ठीक है, इसी तरह से अगर हम टॉवल की बात करते हैं तो टॉवल इज अ कीवर्ड, लेकिन अब टॉवल तो हजारों तरह के हो सकते हैं, उस टॉवल को स्पेसिफाई करने के लिए बेबी टॉवल, ठीक है, या फिर पिंक टॉवल या फिर बाथ टॉवल, है ना। तो ये जो बाथ बेबी और ये जो लग के आ रहा है उसके साथ टॉवल के साथ, तो ये कीवर्ड बना रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कीवर्ड ही को किस तरह से सर्च करना है, कीवर्ड को किस तरह फाइंड करना है, क्योंकि जो भी कस्टमर आता है वो कीवर्ड डाल के ही किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करता है अमेजोन के ऊपर। तो हमने भी उसी हिसाब से देखना है कि कस्टमर आके कौन सा कीवर्ड डालेगा तो हमारी हमारी प्रोडक्ट उस कीवर्ड के हिसाब से वहां पे खुलेगी या नहीं। तो इसका मतलब है उसी हिसाब से ही हमें प्रोडक्ट की रिसर्च भी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि जो जितने भी नंबर ऑफ सर्चेज होती हैं एक महीने के अंदर, वो सर्च वॉल्यूम होता है। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट को, बेबी टॉवल है उसको 1000 लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और एक बेबी शू है उसको 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब है बेबी शू जो है उसकी डिमांड ज्यादा है ना, इसका मतलब ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। अगर एक एक चीज को 10,000 लोग सर्च करेंगे तो 10,000 में से अगर 1,000 ने भी सर्च बाय कर लिया तो इसका मतलब 10% ने बाय कर लिया उसमें। लेकिन एक प्रोडक्ट को सर्च ही 1,000 लोग कर रहे हैं, जब 1,000 लोग सर्च कर रहे हैं उसमें से 10% देंगे तो वो तो 100 ही बिकेंगे महीने के। तो इसका मतलब है जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उतने ही बिकने के चांस भी ज्यादा होंगे। ठीक है, और उतनी वॉल्यूम बिकने के भी चांस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, सर्च वॉल्यूम, जितना सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा उतने ही आपके चांसेस किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के ज्यादा होंगे, यानी आपकी प्रोडक्ट के बिकने के चांस ज्यादा होंगे। ठीक है, इसी तरह से जो है वो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब सर्च वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो सर्च वॉल्यूम किसी भी कंट्री के हिसाब से होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट प्लेस जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा लोग होंगे वहां पे। अब मिसाल के तौर पर यूएसए की इतनी पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे लोग भी ज्यादा हैं, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा सर्च वॉल्यूम भी होगा वहां पे, उतने ही ज्यादा लोग सर्च करेंगे। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लें, मिसाल के तौर पे आप एक शॉप खोल लें, कोई सी भी, मिसाल के तौर पे आपने एक शू की शॉप खोल ली। ठीक है, एक शू की शॉप खोल लें आप बिल्कुल एक टाउन सेंटर में, मिसाल के तौर पर कराची के बिल्कुल सेंटर में खोल लें आप। ठीक है, पाकिस्तान में अगर है तो। और एक दुकान खोल लें बिल्कुल थर के अंदर जाके, बिल्कुल थर के अंदर, बिल्कुल मेन थर के अंदर एक दुकान खोल लें।
ठीक है? तो ज़्यादा लोग कहाँ पे आएँगे? थर में आएँगे या फिर कराची में आएँगे, ठीक है? तो इसका मतलब है कि उस जगह पे आएँगे जहाँ पर फुट स्टेप्स ज़्यादा होंगे, यानी जिस जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो यानी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाली जगह पे ज़्यादा आएँगे। जितनी बड़ी मार्केट होगी, उतनी ही ज़्यादा लोगों के आने के चांसेस होंगे, है नहीं? तो इसका मतलब है जितनी बड़ी मार्केट में आप जाएँगे, उतनी ही ज़्यादा सर्च वॉल्यूम भी चाहिए ना, ठीक है? क्योंकि जितनी बड़ी मार्केट होती जाएगी, उतना कॉम्पिटिशन भी बढ़ता जाएगा। मिसाल के तौर पे मोबाइल मार्केट ले लें आप, जब मोबाइल मार्केट में आप जाते हैं, तो वो तो इतनी सैकड़ों मोबाइल की शॉप्स होती हैं, तो वो तो बंदा घबराता है, जाना कहाँ है मुझे, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जो जितने मोबाइल वाले हैं, तो सारे कस्टमर एक ही शॉप पे तो नहीं आ रहे ना, इसका मतलब अलग-अलग शॉपों पे जा रहे हैं थोड़े-थोड़े, तो वो फिर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है जितनी बड़ी मार्केट होगी, उतने ही बड़े लोग होंगे, तो उतना ही बड़ा हमें सर्च वॉल्यूम भी चाहिए। तो सर्च वॉल्यूम जो है वो मार्केट के हिसाब से बढ़ता जाता है। ठीक है? अगर हम यूएई की बात करते हैं, तो यूएई के अंदर अगर सर्च वॉल्यूम 3000 अगर हमें चाहिए किसी प्रोडक्ट का, तो वही प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम हमें अगर हम बोलें यूएसए के अंदर, तो उसको 3-4 टाइम बढ़ा दें, क्योंकि मार्केट भी तो कितनी बड़ी है। तो वो यूएई के अंदर तो 3000 था, तो वो यूएसए के अंदर 10,000 हो जाएगा, उसका सर्च वॉल्यूम। यानी कि अगर 3000 से लोग सर्च करते थे उसको यूएई में, तो यूएसए के अंदर एटलीस्ट 10,000 लोग सर्च करने चाहिए, तो जाके आपकी वो प्रोडक्ट वैलिड होगी। अदरवाइज़ वो फिर वो इनवैलिड, मतलब ये कि वो प्रॉफिट नहीं होगा उसमें कोई, ठीक है? यानी उसके बिकने के चांसेस भी कम हो जाएँगे, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इसको देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले जब इस स्टेप पे थे, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि टूल्स को किस तरह यूज़ करना है, टूल्स हैं क्या, किस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है वो आप किसी भी अमेज़न के मेन पेज पे जाते हैं, तो मेन पेज पे जाने के बाद ये आपके पास ये मुझे बताएँ कि आपको ये नज़र आ रहा है अमेज़न का पेज सब लोगों को? अमेज़न का पेज नज़र आ रहा है तो बता दें तो मैं आपको ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ अमेज़न के पेज पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डाल दें, मिसाल के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ हेयर कॉम्ब लिख देता हूँ। हेयर कॉम्ब लिख दें, ठीक है? ये लिख दिया मैंने, ठीक है? अब यहाँ पे हेयर कॉम्ब लिख दिया मैंने, तो हेयर कॉम्ब में जब मैंने लिखा यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ मैंने जब आप टूल्स तो आपको डेफ़िनेटली प्रोडक्ट रिसर्च के लिए टूल्स आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, जो आप रिसर्च कर सकते हैं इसकी, कि शेयरिंग में भी टूल्स मिलते हैं, आप शेयरिंग वाली कंपनी से ले सकते हैं, ठीक है? तो इस वक़्त मैं किसी को एडवाइस तो नहीं कर रहा कि आप कहाँ से टूल लें, क्योंकि ज़ाहिर है प्रायोरिटी होती है हर किसी की, जो जहाँ से टूल लेना चाहे वो ले सकता है। इसी तरह से लेकिन मैं आपको एडवाइस कर देता हूँ, सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आप ये करें कि आप प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, क्योंकि ये टूल जो होते हैं 1 मंथ के लिए तो फ्री मिलते हैं ना, तो आपने क्या करना है, जंगल स्काउट की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? जंगल स्काउट की वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ पे जाके आप 1 मंथ का फ्री ट्रायल ले लें, ठीक है? प्रैक्टिस ही तो करनी है आपने। एक ही ईमेल के ज़रिए आप प्रैक्टिस कर लें। इसी तरह से हीलियम 10 पे जाएँ, वहाँ पे प्रैक्टिस ट्रायल ले लें, 1 मंथ का उससे प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? तो आपको कोई पैसे भी नहीं लेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है? तो ईज़ी वे है ये। जब आपके पास ये एक्सटेंशन आ जाएगी, तो एक्सटेंशन इस तरह की लगती हैं, ठीक है? यहाँ पर आपके पास क्रूम एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाती है। ये क्रूम एक्सटेंशन आपके पास आ गई है, तो जो भी आप यहाँ पे कीवर्ड डालते हैं, उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ से ये एक्सटेंशन को प्रेस करना होता है। जैसे ही प्रेस करते हैं, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन हो जाता है, वो यहाँ से ओपन हो जाती है, ठीक है? तो इसका एक मैं डिटेल वीडियो मैं बना के डाल दूँगा, ताकि आपको पता हो कि टूल्स को किस तरह से यानी इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉलेशन इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट रिसर्च एक्चुअली, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वो हेयर कॉम्ब जो है वो मैंने कीवर्ड डाल दिया, इसको जैसे ही मैं एंटर करूँगा, तो एंटर में करने के बाद जो है वो जितनी भी हेयर कॉम्ब से रिलेटेड लिस्टिंग होगी, वो यहाँ पे ओपन हो जाएँगी, यानी जितने भी लोग सेल कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे तो अगर हज़ारों लोग सेल कर रहे हैं इस कॉम्ब को, तो सारे लोग तो पहले पेज पे नहीं आ रहे ना, ठीक है? हमें ये भी देखना है, ठीक है? तो हमें ये देखना है कि यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, टोटल पहले पेज के ऊपर। तो पहले पेज के ऊपर तो 20, 30, 40, 60, ठीक है? तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 60 आ रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है 48, ठीक है? तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 ऑफ 48, और टोटल जो है वो 9000 लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो 9000 लोग सेल कर रहे हैं, और टोटल 48 लोग जो है वो पहले पेज पे आ रहे हैं, और बाकी लोग इसके बाद हैं, ठीक है? और टोटल पेज अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको डीप डाउन इसको नीचे लेके जाता हूँ, तो टोटल यहाँ 7 पेजेज़ हैं, ठीक है? तो 1 पेज से लेके 7 पेजेज़ तक हैं, और एक पेज जो है वो उसके ऊपर टोटल 48 जो है वो लिस्टिंग है। तो हाँ, 48 इसके ऊपर जो है ना प्रोडक्ट्स सेल हो रही है, तो 48 टाइम्स 7 कर रहे हैं, तो तकरीबन अ, आई थिंक एक सेकंड बताता हूँ।
7 टाइम 48 336, यानी सिर्फ थ्री अमेजोन जो है वो सिर्फ 336 लिस्टिंग ही दिखा रहा है इसकी, यानी 336 प्रोडक्ट ही दिखा रहा है अपने पेज के ऊपर, जबकि वो बोल रहा है कि 9000 लोग सेल कर रहे हैं। तो इसके और बाकी लोग कहाँ गए? इसका मतलब है बाकी लोग जो है वो उनको उनको प्रायोरिटी नहीं मिली, वो जो है वो इस सर्च से आउट है। सेल तो कर रहे हैं लेकिन सर्च से आउट है, यानी इस पेज पे इस कीवर्ड पे नहीं आए, वो रैंक नहीं हुए, यानी उनके इंप्रेशन नहीं आ रहे। इंप्रेशन का मतलब है कि वो लिस्टिंग शो नहीं हुई स्क्रीन के ऊपर। अगर कोई स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए तो उसका इंप्रेशन आ गया। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इस वक्त मौजूद है, ठीक है? तो ये अगर ये वाला कॉम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब इसका इंप्रेशन आ गया ना, ठीक है? अब इन लोगों का इंप्रेशन ही नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे इंप्रेशन नहीं है, इसका मतलब है कि जो 9000, ये जो 9000 में से जितने भी 600 समथिंग लोग थे और 6000 जितने यानी 9000 में से आप 336 माइनस कर दें, जो भी बचे तो वो क्या करेंगे अब? तो उनकी तो प्रोडक्ट सेल होगी नहीं, ठीक है? तो हमने क्या करना है, जाहिर है हमने उनमें नहीं होना। हमने कोशिश ये करनी कि हम उनमें ना हो कि यानी 336 तो हो जाए और हम एक्स्ट्रा में हो, हमारा नंबर ही कभी ना आए, ठीक है? तो हमने ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करनी है कि जिसमें हमारा एटलीस्ट नंबर तो आए और हम किसी ऐसे लेवल पे हों कि हमारी प्रोडक्ट विजिबल तो हो, ठीक है? तो वो हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है? तो उसके लिए क्या, यहाँ पे इसको हम यहाँ एक्सटेंशन को प्रेस कर देते हैं। यहाँ जैसे ही हम एक्सटेंशन को प्रेस करेंगे यहाँ पे हीलियम 10 सॉरी जंगल स्काउट की ये ऑरेंज वाली जंगल स्काउट है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर रिजल्ट देना शुरू कर देगा आपको, ठीक है? आपको ये बताएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो जाहिर है इसको कितने लोग सेल कर रहे हैं, एज वेल एज ये महीने में कितनी सेल होती है, एज वेल एज इसका मंथली रेवेन्यू कितना है, ठीक है? ये तमाम चीजें यहाँ पे बताता है। देखिए यहाँ पे इसने रिजल्ट दे दी। हीलियम 10 की एक्सटेंशन होगी तो आपको हीलियम 10 के ऊपर आपको जो है वो इस तरह से एक्सरे का जाहिर है प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, इसके ऊपर एक्सरे पे क्लिक कर देंगे हम। जैसे ही हम एक्सरे पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ये एक शीट ओपन कर देगा, ठीक है? वो उस शीट के अंदर सारा डेटा होगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो इसकी महीने के कितनी सेल होती है, इसका मंथली रेवेन्यू कितना है, इसी तरह से जो है वो इस प्रोडक्ट को कितने लोग सेल कर रहे हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट कितनी है, ठीक है? तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आ गया, अच्छा आप कोई सा भी टूल यूज करें, चाहे वो हीलियम 10 यूज करें या चाहे जंगल स्क्वाड यूज करें, उसमें मेथड यही होगा, ठीक है? उसको वही सर्च वॉल्यूम के हिसाब से आपने अरेंज करना है, उसको चेक करना है, एज वेल एज आपने ये देखना है कि उसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट कितनी है, एज वेल एज आपने ये देखना है कि आपके पास उसका सर्च वॉल्यूम के साथ साथ उसका मंथली रेवेन्यू कितना है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक प्रोडक्ट है उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसको उसके ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है और बिग भी बहुत ज्यादा रही है, लेकिन उसका रेवेन्यू तो कुछ है नहीं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू तो ये होता है ना, आपके पास जो जितनी भी मंथली किसी भी प्रोडक्ट की सेल होती है वो रेवेन्यू होता है। मिसाल के तौर पे एक शू है, वो शू जो है वो $10 का है, ठीक है? तो आप महीने के 100 बेच रहे हैं तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 हो गया ना। तो इसका मतलब है उसका रेवेन्यू कितना है? 1000। लेकिन रेवेन्यू कोई प्रॉफिट तो नहीं है ना, रेवेन्यू के अंदर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी शामिल है, उसमें शिपिंग भी शामिल है, उसमें अमेजोन की फीस भी शामिल है। उन तमाम चीजों को मिलाने के बाद वो रेवेन्यू बन रहा है। अब हमने ये देखना है कि उस रेवेन्यू में से आपको कुछ बच भी रहा है नहीं। इसी तरह से मैं जब तक इसको स्लाइड को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा आपको, कि यहाँ पर जो है वो जैसे मैं आपके पास सर्च वॉल्यूम में हम लोग ने रीड कर लिया था कि जाहिर है यूएसए के अंदर आपको ज्यादा सर्च वॉल्यूम चाहिए, एटलीस्ट आपके पास 11,000 सर्च वॉल्यूम होगा तो ही आप जाके किसी भी एक प्रोडक्ट को वहाँ पे अगर लिस्ट करेंगे तो आपके पास कुछ चांसेस होंगे उसके प्रोडक्ट के सेल होने के। अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ फॉर यू, ठीक है? ठीक है, इसी तरह से जो है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट में आपको मैंने 2-3 दफा बता चुका हूँ कंपीटिंग प्रोडक्ट क्या है, कंपीटिंग प्रोडक्ट क्या है। तो competing product basically a product refers to product services that serves the same purpose or same products as your product। तो मिसाल के तौर पे आप शू बेच रहे हैं, शू बेचने के साथ साथ आपके साथ जो है वो 100 लोग और भी शू बेच रहे हैं। तो आप जैसे मैंने आपसे कहा था मोबाइल शॉप, मोबाइल की जो एक मार्केट होती है उसमें तो सारी शॉप्स ही मोबाइल की हैं। तो इसका मतलब वो कंपीटिंग हो गया ना, एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है ना। एक ये भी मोबाइल बेच रहा है, वो भी मोबाइल बेच रहा है, वो भी मोबाइल रिपेयर कर रहा है, वो भी मोबाइल रिपेयर कर रहा है। तो जितने भी मोबाइल की शॉप्स होगी वो तो एक दूसरे की कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होगी। तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है? तो यहाँ पे अमेजोन के ऊपर तो सब प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसका मतलब है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स एक जैसी होंगी वो एक दूसरे की कंपटीशन में आ गई ना, इसका मतलब है आप एक ही लाइन के अंदर सारी अगर शूज की दुकानें खुल जाएंगी तो वहाँ कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, तो आपके चांसेस कम होंगे ना प्रोडक्ट के बिकने के, क्योंकि आपको आपको इक्वल शेयर मिलेगा सबको। आई मीन अगर वहां पे सिर्फ एक ही दुकान होती तो आपके आपकी ज्यादा सेल होती।
तो जितना ज़्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट बढ़ती जाएंगी उतना ही ज़्यादा आपकी सेल के चांसेस भी कम होते जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपको हो सकता है कस्टमर आप मार्केट में आए, मोबाइल मार्केट में, और वो सामने वाली की शॉप देख के उधर चले जाए। तो इसका मतलब है कंपटीशन की वजह से वो आपका एक कस्टमर आपके पास आने की बजाय उधर चले गए। तो यहाँ पे भी ये हो सकता है, ठीक है? कि जितनी ज़्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होंगी उतनी ही ज़्यादा आपके चांसेस भी कम होते जाएँगे सेल के। तो हमने ये देखना है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट कम होने चाहिए, ठीक है? अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि जितना जो मैंने आपको पेज खोल के दिखाया था कि 9000 लोग उसमें शो कर रहे थे, ठीक है? तो 9000 लोग जो शो कर रहे थे, वहाँ पर 9000 के अंदर जो है वो आपके पास कित क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है? इसमें भी ये इस वक़्त कम ही दे रहा है वैल्यू, लेकिन आपको जनरल बता देता हूँ, हो सकता है टूल्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हमें किन-किन चीज़ों को, किन-किन पैरामीटर्स को देखना होता है प्रोडक्ट रिसर्च में। सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि यहाँ पर इसके प्राइस क्या है, ठीक है? इसी तरह से इसकी सेल्स क्या है, इसी की तरह से इसका जो है वो सेल्स का रेवेन्यू क्या है, ठीक है? इसी तरह से बीएसआर क्या है, इसी तरह से आपने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इनको देखना होता है। अगर यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस वक़्त इसमें रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन आपने क्या करना है, इसको इसको यहाँ पे आपने सॉर्ट आउट कर लेना है, ठीक है? सॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस रेवेन्यू पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप रेवेन्यू पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी ज़ाहिर है जितने ज़्यादा रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट्स होंगी, वहाँ से आपने उनको टैली करते हुए देखना है कि आपने किस लेवल पे आके कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे मैच कर रही है, ठीक है? उसी हिसाब से इसको आपने एडजस्ट कर देना है, ठीक है? कि जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ट मैंने आपसे कहा कि अब आपने यूएसए के अंदर आपने देखना है कि ठीक है, ये सर्च वॉल्यूम, ये आपके पास बीएसआर रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू वाला पार्ट जो है आपके पास, वो वहाँ पर आपके पास क्या रिजल्ट्स आना चाहिए, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आपके पास रेवेन्यू होगा, उतनी ज़्यादा आपके पास ज़ाहिर है चांसेस भी होंगे, ठीक है? तो इसी तरह से जो है वो आपको यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके अलावा क्या करना है आपको कि आपने कोई भी जो है वो इसको जब इसको सॉर्ट आउट कर लें, ज़ाहिर है उसको किसी भी हायर और लो से, तो सॉर्ट करने के बाद उसको आपने क्या करना है, जो टॉप रैंकिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या कर लेना है, इसकी यहाँ से आपने उसकी रिसर्च कर लेनी है, ठीक है? आपने क्या करना है, इसको अपने सेरेब्रो की कीवर्ड की रिसर्च करनी है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, इसकी रिसर्च करेंगे, तो आपके पास डेफिनेटली एक एक पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स देगा मज़ीद कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है? तो वो ये पेज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है सेरेब्रो की सर्च का, ठीक है? तो ये आपने इसको सेरेब्रो सर्च जब आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ आपके पास सारे आपके पास डेटा आ जाएगा, ठीक है? उस डेटा को आपने यूज़ कर लेना है यहाँ पे, ठीक है? इस वक़्त जो है वो टूल्स यहाँ सही चल नहीं रहे मेरे पास, लेकिन ये कि इसको देखिए यहाँ सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट दिखा रहा है यहाँ, ठीक है? तो सर्च वॉल्यूम में आपने क्या करना है, सर्च वॉल्यूम में आपको असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर देना है, ठीक है? तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग देखिए आप यहाँ दिखा रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ देखें कि हेयर ब्रश जो है, उसकी अगर आप मिसाल के तौर पे आपने हेयर ब्रश बेचना है, तो वो हेयर ब्रश जो है वो उसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है तकरीबन 100,000 से ऊपर। तो इसका मतलब है 100,000 हमारी लिमिट से ज़्यादा है। हमारी लिमिट क्या थी? हमने बोला था कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो 10,000 से ऊपर हो, ठीक है? यानी 11,000 से ऊपर हो यूएसए के अंदर, तो वो फिर बेचने के काबिल है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट डेफ़िनेटली बेचने के काबिल है। नंबर 1 हमारा ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है? नंबर 2 क्या था हमारा ऑप्शन कि उसके साथ-साथ जो है वो उसके रेवेन्यूज़ को भी चेक करना है हमें, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमने चेक कर लिया, इसके बाद जो है वो यहाँ गए, उसको मज़ीद यहाँ पे हम चेक करते जाएँगे, ठीक है? जब ये सारा आपके पास फिगर आ जाएँगे, तो यहाँ पे डेटा मैं आपको बता देता हूँ कि उसको किस तरह से आपने एनालाइज़ करना है, किस वैल्यू में आपने लेके चलना है। इसी तरह से देखें, अगर आप यूके की या यूरोप की मार्केट की बात करते हैं, तो यूके, यूरोप के अंदर आपने कोई भी ऐसा सर्च वॉल्यूम लेना है, जो यूएस से डेफ़िनेटली लो हो, क्योंकि आपके पास जो मार्केट है वो छोटी है। तो छोटी मार्केट का मतलब है कि लोग भी कम ही होंगे ना। यहाँ इतने ज़्यादा लाखों की तादाद में लोग ही नहीं है, तो सर्च कितने करेंगे? तो इसका मतलब है कम सर्चेज़ आएँगी, क्योंकि कम लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट छोटी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सर्च वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर हम कम रखेंगे यूएसए के अंदर, सॉरी यूके के अंदर। इसी तरह से प्राइसेज़, कि कोई भी एक प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे जितनी बड़ी मार्केट होगी उतनी ही ज़्यादा हम थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्ट की प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे तो हमें प्रॉफ़िट मिलेगा, अदरवाइज़
प्रॉफिट भी मिलना कम है। उसकी वजह मैंने जैसे आपको बताया कि हम यहाँ से अगर यूएस से भेजते हैं, यूएसए की शिपमेंट के भी आपको चार्जेस लगेंगे, एज वेल एज आपने ये देखना है कि जब अमेजोन को जब यूएसए के अंदर आप सेल करेंगे किसी प्रोडक्ट को, तो उसको चलाने के लिए फिर आपको पीपीसी और दूसरी चीजों को भी चलाना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसमें भी कॉस्ट लगती है आपकी, ठीक है। तो ज़ाहिर है उसको भी हमने यहाँ पर ही अपनी कॉस्ट में एडजस्ट करना है बाद में। तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, ज़ाहिर है पीपीसी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि जितनी बड़ी मार्केट होगी उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होगा, वो उतनी ही ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो यहाँ ये कह रहा है कि ज़ाहिर है आपके पास जितनी, अगर आपने यूएसए में लॉन्च करनी है, तो यूएसए के अंदर आप ज़ाहिर है $10 to $50 की प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अगर आप 2-3 पाउंड की या $2-3 की कोई प्रोडक्ट बेचेंगे यूएसए के अंदर, तो आपको कुछ नहीं बचने वाला। इसी तरह से आप, यानी इसका मतलब है कि $1 to $9 चीज अगर आप बेचेंगे तो आपको अनलाइकली कोई प्रॉफिट होगा। हम जैसे लोगों को, यानी जो कहीं से लेके बेच रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर है वो अलग बात है, ठीक है। जो मैन्युफैक्चर होता जा रहा है उसकी तो कॉस्ट कम होती है ना। अगर मिसाल के तौर पे एक पेन है, अगर हम एक पेन हम चाइना से मंगाते हैं, तो वो एक पेन हमें मिसाल के तौर पे 50p या $1 का पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चर हूँ, वही पेन बना रहा हूँ, तो मुझे तो वो 10p का पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तानी रुपीस के अंदर बात करूं मिसाल के तौर पे, तो एक पेन जो है वो ₹100 का पड़ रहा है हमें, अगर हम किसी से खरीद के बेच रहे हैं। लेकिन हम खुद बनाएंगे तो वो हमें ₹10 का पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हम वो 90 रुपीज जो है वो हमने सेव की है ना। तो मैन्युफैक्चर इस तरह से बचाते हैं अपने पैसे, यानी वो मैन्युफैक्चर कॉम्पीट किस तरह करते हैं, किसी किसी भी मार्केट में जाके अपने आप को विन कैसे करते हैं, वो इस तरह विन करते हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है मैन्युफैक्चरिंग की। ज़ाहिर है उनकी वो अपना उनका वेयरहाउस होता है, उनका अपने ही ज़ाहिर है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, उनके प्रोडक्शन उनका अपना होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जब उनकी अपनी होती है तो ज़ाहिर है उनकी कॉस्ट तो कम होगी ना। तो वो कॉस्ट कम होती है तो वो वहाँ से प्रॉफिट बना रहे होते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि हम भी $10 की बेच के हम भी बना लेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। उसकी वजह यही कि हम तो मैन्युफैक्चर थोड़ी कर रहे हैं, हम किसी से खरीदेंगे तो हमें 10 पाउंड की पड़ेगी या $10 की पड़ेगी, तो ज़ाहिर है हम तो लॉस में जाएंगे, ठीक। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमने यानी प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के साथ साथ उसकी उसकी उसका फ्यूचर भी देखना होता है ना, कि ये बिकेगी कितने की, उसकी क्या वर्थ होने वाली है, उसमें से निकलेगा क्या, प्रॉफिट क्या निकलेगा। ज़ाहिर है हम तो प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं, हम लॉस के लिए थोड़ी बेच रहे हैं। आप ये बोलेंगे ठीक है, मेरी तो बड़े खुशी से बोले भाई मेरी तो 1000 प्रोडक्ट बिकती है महीने की, ठीक है, 1000 पेन बेचता हूँ। यानी आपसे कोई बोलेगा भाई तुम्हारी कितनी प्रोडक्ट बिकती है, आप बोलेंगे भाई 1000 बिकती है। वो आपसे बोलेगा फायदा क्या होता है, बोलता है प्रॉफिट तो कुछ नहीं होता। तो फिर फायदा है सिर्फ 1000 बिकने का, ठीक है। तो इससे अच्छा आप कम बेच लें, इससे अच्छा आप जो है वो सिर्फ 100 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन उसमें आपको अगर 10-10 भी प्रॉफिट मिल रहा है तो आपके पास $1000 का प्रॉफिट हो गया ना। तो इसका मतलब है प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, भले आपके पास वॉल्यूम कम हो। बहुत बहुत से लोग करते हैं कि वॉल्यूम उनका बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर छोटे मार्जिन के ऊपर भी करते हैं तो उनके फायदा होता है। जैसे मैंने आपसे एग्जांपल दी, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, वो मिसाल के अंदर वही पेन जो है उसको 10p का पड़ रहा है। अब वो पेन जो वो हजारों की तादाद में बिक रहे हैं उनके, हजार जब वो हजारों की तादाद में बिकते हैं तो वो 10-10p करके भी उनके फिर वो हजारों की तादाद में डॉलर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी देखना है आपने, क्योंकि ऐसे स्मॉल बिजनेसमैन अगर हम इस चीज को देखें, क्योंकि वी आर नॉट मैन्युफैक्चरर, तो हम किसी से परचेज कर रहे हैं तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखें तो उसको इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट मैं आपको बता चुका। इसी तरह से देखें कंपीटिंग प्रोडक्ट, मैंने जैसे आपको कहा कि यूएसए के अंदर अगर आप किसी भी रिसर्च को करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास जो है वो 2000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। मिसाल के तो अभी जैसे हमने कहा था कि 9000 लोग जो है वो सेल कर रहे हैं किसी एक कॉम को, जिसमें से 9000 के अंदर से सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 300 ही अमेजोन दिखा रहा है, बाकी तो दिखा ही नहीं है। तो इसका मतलब है हम ऐसी प्रोडक्ट सेल करना शुरू करें जिसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो, तो हमारे उसमें टॉप पे आने के चांसेस बहुत कम है, यानी हमारे हमारे इंप्रेशन होने के चांसेस कम है। जब इंप्रेशन ही नहीं होंगे तो आपकी प्रोडक्ट को कोई देख ही नहीं सकेगा, ठीक है। इंप्रेशन का मतलब ये है ना कि आपकी प्रोडक्ट स्क्रीन पे आएगी, भले वो कोई उस पर क्लिक करे या ना करे, आपकी प्रोडक्ट स्क्रीन पे आ गई तो उसका इंप्रेशन हो गया। और उसके बाद जब कोई उस पर क्लिक करके खोल लेगा आपकी पेज को तो वो उसके ऊपर क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो इंप्रेशन ही नहीं होगा तो क्लिक क्या होगा, है नहीं। तो इसका मतलब है कि हमने कंपीटिंग प्रोडक्ट को लो रखना है तो हमारे क्लिक के चांसेस ज्यादा होंगे।
ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप हमेशा। टूल्स ज़ाहिर तौर पे आप लोग टूल्स के हिसाब से और भी वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी, और आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं टूल्स को कैसे यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि उसकी उसकी लॉजिक को समझना, कि टूल्स को तो यूज करने के साथ साथ उसका साइंस क्या है पीछे। हमें उसकी साइंस ही नहीं बताओगी तो टूल्स भी बेकार है। ठीक है। तो इसी के साथ साथ देखिए यहाँ बोल रहा है कि जबकि यूके के मार्केट के अंदर वही उसको आधा कर दें आप, सर्च जो है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर 2000 थी, तो यूएसए यूके के अंदर 1000 कर दें, क्योंकि छोटी मार्केट है। तो यहाँ तो और भी हमें, अगर यहाँ पे 2000 रखेंगे तो वो तो कंपीटिंग प्रोडक्ट ज्यादा हो गई यूके के हिसाब से। ठीक है। इसी तरह से जो है वो बजट के हिसाब से भी होता है कि आपका बजट कितना है। अगर मिसाल के तौर पे आपका बजट बहुत ज्यादा है, आप पीपीसी पे स्पेंड करना चाहते हैं, आप मार्केटिंग पे ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, तो उसके रिजल्ट में फिर आप कंपीटिंग प्रोडक्ट ज्यादा भी रख सकते हैं। उसकी वजह है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी तो प्रोडक्ट की इंप्रेशन ही नहीं आ रहे, तो इंप्रेशन लाने के लिए तो लोग पीपीसी चलाते हैं, तो वो पीपीसी लगाते हैं तो उसके इंप्रेशन आते हैं। तो पीपीसी में जैसे मैंने आपसे कहा था कि अमेजोन आपसे कहता है कि ठीक है, इस प्रोडक्ट को अगर आपने उसको विजिबल करना है तो हम आपसे पैसे लेंगे। वो बोलता है कि ठीक है, हर क्लिक के हम आपसे $1 लेंगे। तो अब आपने मार्केटिंग की यानी पीपीसी लगा दी, इसमें हर जो भी कस्टमर आएगा आपकी लिस्टिंग को क्लिक करेगा, आपके $1 कट जाएंगे। तो वो आपका एक बजट में से कट रहा है ना आपका, यानी आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, तो वो कॉस्ट में शामिल हो गया। तो इसका मतलब है आपने देखना है कि आप किस हद तक अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस को डाल सकते हैं। तो वो आपका जितना ज्यादा बजट होगा उतना ही ज्यादा आप मार्केटिंग एक्सपेंस को भी बेयर कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक। तो डिपेंड करता है इन चीजों के ऊपर, देन यू कैन जस्ट डू दैट, अदरवाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट है। तो इसी तरह से देखिए मंथली रेवेन्यू की बात आती है कि मंथली रेवेन्यू ने मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज मंथली रेवेन्यू, और मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए। तो मंथली रेवेन्यू भी है कि जितना ज्यादा मंथली रेवेन्यू होगा किसी भी एक प्रोडक्ट का, ठीक है, जितना ज्यादा मंथली वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम होगा, जितना ही ज्यादा मंथली रेवेन्यू होगा उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा उसका। उसकी वजह ये है कि जाहिर है कोई भी एक प्रोडक्ट है वो बिक तो बहुत रही लेकिन उसका कोई रेवेन्यू नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पेन जो है वो 1000 पेन बिक रहे हैं, लेकिन वो उसका रेवेन्यू 1000 है, क्योंकि एक पेन की वैल्यू 1 पाउंड है, $1 है। तो उसका रेवेन्यू जब 1000 है, तो रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट क्या होगा, उसमें से सब कट कटा के बचेगा क्या? प्रोडक्ट की कॉस्ट लगा लें, अमेजोन की फीस लगा लें, डिलीवरी चार्जेस लगा लें, और दूसरी एक्स्ट्रा फीसेस लगा लें, या फिर मार्केटिंग फीस लगा लें, तो इन दी एंड आपको तो 150 बन जाए, बड़ी बात है। तो इसी इसी तरह से आपने देखना है, मिसाल के तौर पे आप उसी $1 की जगह आप जो है वो $100 वाली कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या $50 वाली प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपने वो अगर 100 भी बेच ली तो 550 के हिसाब से तो 5000 हो गए। ठीक है। तो उन 5000 में से फिर आपने अपनी कॉस्ट को निकाल देना, फिर भी आप 1000 तो बचा ही लेंगे ना। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा आपके पास रेवेन्यू होगा उतनी ही ज्यादा आपको प्रॉफिट के चांसेस होंगे। तो आपने उन प्रोडक्ट के ऊपर जाना है जिसका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा हो, उसका मंथली रेवेन्यू भी ज्यादा। रेवेन्यू जितनी ज्यादा बिकेगी उतना ही रेवेन्यू होगा। ठीक है। ये भी होता है कभी कभी ये भी होता है कि जिसकी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होते हैं, अगर प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा होंगे और वो सेल भले वो नॉर्मल हो रही है लेकिन वो उस हिसाब से सेल हो रही है कि ठीक है आपके पास आपका रेवेन्यू निकल रहा है, ठीक है, तो फिर वो भी कंसिडरेबल है। ठीक है। इस तरह से होता है इसमें। अच्छा, इसी तरह से मजीद इसको आगे मैं लेके जाता हूँ। देखें आइडियल आइडियल मंथली रेवेन्यू जो है वो क्या होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है, सर्च वॉल्यूम का हमने बता दिया, उसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। ठीक है। सर्च वॉल्यूम यूएसए के लिए 11,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने जो बताया आपको। इसी तरह से यूके के लिए तकरीबन 6 to 7,000। उसके बाद रेवेन्यू के बाद आ गया, बात आ गई उसकी सर्च वॉल्यूम के बाद, जो लास्ट हमने जो देखा था ये चीज, हाँ, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो 2000 होने चाहिए यूएसए के अंदर, यूके के अंदर 1000 होने चाहिए। उसके बाद उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया कि रेवेन्यू कितना होना चाहिए यूएसए का, एटलीस्ट हमारे पास जो है वो $8,000 होना चाहिए एक प्रोडक्ट का। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 1000, अगर 1000 पेन बिक भी रहे हैं और उसका रेवेन्यू 1000 है, तो यू आर सेविंग नथिंग। तो इसका मतलब है एटलीस्ट कोई ऐसी प्रोडक्ट आप सेल करें जो कि उसका रेवेन्यू 8000 तो हो एटलीस्ट महीने का, तो उसमें से जाके कुछ जो एक्सपेंसेस वगैरह ये वो होंगे, तो इन दी एंड कुछ ना कुछ उसमें से 1500 कुछ प्रॉफिट बचेगा। अदरवाइज तो कुछ भी नहीं बचेगा, माइनस में जाएंगे। तो फिर ऐसी प्रोडक्ट भी ना करें। तो इसका मतलब है कि जितनी बड़ी मार्केट होगी उतनी ज्यादा पीपीसी का एक्सपेंस होंगे, मार्केटिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो उसी हिसाब से क्या होगा, वहां पे डील लगानी पड़ेंगी, ऑफर्स लगानी पड़ेंगी। तो उस हवाले से क्या होगा, तो हमें रेवेन्यू ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से जाहिर है जो छोटी मार्केट, जितनी छोटी मार्केट होती जाएगी उतना रेवेन्यू हम कम भी रखें तो चलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर यूके के अंदर 5000 भी चलेगा,
यूएबी में तकरीबन ये $6,000 बनते हैं, ठीक है, 5,500, क्योंकि डॉलर और रेट उसका यूएस डॉलर का रेट चेंज है पाउंड का। लेकिन हम नंबर्स में बात कर रहे हैं तो विच इज फाइन एज वेल, ठीक है। तो जब हम हीलियम टाइम की बात, सॉरी, जंगल स्प्राउट की बात करते हैं, तो हमें ये देखना है कि जो है वो कंपीटिंग सेलर जो होते हैं वो उसमें ये कह रहा है कि ये बोल रहा है कि टॉप 10 के अंदर जो है वो किस तरह से प्रोडक्ट को हमें देखना चाहिए, ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसकी मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, एटलीस्ट आपको यहाँ इजी हो, आप देख सकते हैं यहाँ से रिजल्ट। मिसाल के तौर पे आपसे ये बोल रहा है कि यहाँ ये देखें, फॉर एग्जांपल, ये हमने किन किन चीजों को देखना होगा प्रोडक्ट रिसर्च करते वक्त, टूल्स जब हम चलाएंगे तो, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि ये तो रेवेन्यू है, लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट, फार लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से ये इसके पास ये नेट है। नेट का मतलब ये कि ये कितना बचा के लेके जा रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, वो $30 की अमेजोन पे सेल हो रही है। $30 के सेल होने के बाद वो उसको अमेजोन क्या दे रहा है, सब कुछ कटने के बाद, फीस वगैरह ये, तो उसका मतलब है अमेजोन अगर वो एफबीए कर रहा था, एफबीए की फीस होती है, फिर शिपमेंट फीस होती है, पीपीसी फीस होती है, ठीक है। एज वेल एज अगर उसने कोई वॉचर या कोई प्रोमो कोड लगाया हुआ उसकी अलग फीस होगी। तो वो सब जब फीस वगैरह सब कट जाएगी, एज वेल एज जो उसकी वीएडी या कोई टैक्स होगा वो भी कट जाएगा। तो वो सब कुछ कटने के बाद जब वो इन दी एंड जब वो अपनी पॉकेट में लेके जाएगा, उसको कहता है नेट, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि यहाँ इस प्रोडक्ट का नेट जो है ना वो $17.22 लेके जा रहा है, विच इज गुड, ठीक है। यानी हर प्रोडक्ट जब वो बेचता है एक यूनिट का मतलब है एक आइटम, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आप शूज बेच रहे हैं तो एक शू का एक डब्बा जो होगा, एक पेयर जो होगा, वो एक यूनिट कहलाएगा। तो वो हर यूनिट के ऊपर वो $17.22 लेके जा रहा है अपने जेब जो सेलर है। इसका मतलब है कि ये दिस इज अ गुड वन, ठीक है। अगर वो 100 बेच देगा, इसका मतलब है कि 1700 होगा ना, सीधे सीधे। $17 का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई करें 1700, तो $1700 ये वो अगर सिर्फ 100 यूनिट के ऊपर बना रहा है। तो हमने यहाँ से इसको इसको अरेंज कर लेना है, इसको हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से बोल रहा है कि रिव्यूज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर प्रोडक्ट रिसर्च में। देखिए, रिव्यू कब होता है किसी भी एक प्रोडक्ट का? रिव्यू जब होता है ना, जब कोई भी एक प्रोडक्ट सेल होती है। जब प्रोडक्ट सेल हो जाती है, उसके बाद कस्टमर के पास जाता है, फिर कस्टमर उसका रिव्यू करता है। तो रिव्यू में होता है कि जब एटलीस्ट 100 प्रोडक्ट सेल होती हैं, यानी 100 यूनिट सेल होते हैं, तो जब जाके मुश्किल से कोई एक आध रिव्यू होता है। तो इसका मतलब है कि किसी के 100 रिव्यू हो, इसका मतलब है कि वो 100 रिव्यू वाली प्रोडक्ट कम से कम जो है वो 1000-2000 सेल हो चुके होंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने तो ये देखना है जो 100-200 इसके रिव्यू हुए वो तो ऑलरेडी इतनी सेल हो चुकी है प्रोडक्ट, और उसकी डिमांड ऑलरेडी है। तो अगर जिसके 1000 या 2000 रिव्यू होंगे, उसकी कितनी डिमांड होगी या उतनी उसकी कितनी सेल होगी, यानी उससे कम्पीट करना कितना मुश्किल होगा। इसकी एग्जाम्पल यही लगा लेना, मिसाल के तौर पे आप जो है वो किसी भी एक मार्केट में एक कपड़े की शॉप खोलते हैं, ठीक है, या अपना एक ब्रांड बनाते हैं कपड़े का, आप बोलते हैं कि ठीक है मैं अब कपड़े बेचना चाहता हूँ। आपने किसी ऐसे मशहूर ब्रांड के साथ शॉप खोल लें, और आपको तो कोई जानता ही नहीं है, तो जो भी कस्टमर आएगा वो तो मशहूर शॉप के ऊपर चले जाएगा ना, आपके ऊपर आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने ये देखना है कि जिसको जितने ज्यादा लोग जानते होंगे उसके पास ही लोग जाएंगे। तो रिव्यू में तो यही होता है कि सब ऑनलाइन में होता क्या, कोई भी आता है प्रोडक्ट को सर्च करता है, उसके बाद जिसके ज्यादा रिव्यू होते हैं वो चेक करते हैं, भाई हाँ इसकी रिव्यू रेटिंग बड़ी अच्छी है, फिर वो जाके क्लिक करके देखते हैं भाई इसकी रिव्यू रेटिंग अच्छी क्यों है। रिव्यू रेटिंग होती क्या है? रिव्यू रेटिंग ये होती है ना, लेकिन किसी भी एक प्रोडक्ट को हम जब खोलते हैं, तो प्रोडक्ट को खोलने के बाद आपको यहाँ से जो है वो ये बताता है, इस प्रोडक्ट को अगर हम खोल लें यहाँ से, ठीक है, इसको अगर हम खोलें तो इसके बाद हमें ये इस प्रोडक्ट के बारे में पूरा ये हमें हिस्ट्री दे रहा है, ठीक है, कि इसकी जो है 239 जो है वो रिव्यूज हैं, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे बताएगा ये प्रोडक्ट कब आई थी अमेजोन के ऊपर, इसको कितना अरसा हो गया लॉन्च हुए, एज वेल एज ये भी बता देगा कि अगर इसके अंदर मल्टीपल सेलर सेल कर रहे हैं वो भी बता देगा। अगर मल्टीपल सेलर सेल कर रहे हैं तो फिर जाहिर तौर पे उसमें भी हमें नहीं जाना, क्योंकि अगर हम प्राइवेट लेवल की बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फिर वो एक होलसेल का एक मॉडल बन जाता है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो हमें उस चीज में नहीं जाना, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ ये कह रहा है कि रिव्यू, जितने ज्यादा रिव्यू बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा वो प्रोडक्ट हमारी रीच से बढ़ती जाएगी, यानी वो बड़ा कॉम्पिटिटर बनता जाएगा, बहुत बड़ा, ठीक है।
यानी एक एक एक्सपीरियंस वाली बात होती है। अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस बंदे एक एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, एक उसमें बोला है उन्होंने कि ठीक है हमें जॉब चाहिए, एक बंदा उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। जब दोनों अप्लाई करेंगे तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस वाले को प्रायोरिटी देंगे ना, बोलेंगे ठीक है इसको तो इसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। इसी तरह से जो रिव्यूज होते हैं जो कस्टमर्स के लिए उसका वो एक्सपीरियंस के मायने रखते हैं। ये तो जिसको कहते हैं ना कि एक वर्चुअल आपका एक एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसको कोई भी आता है कस्टमर, वो क्या करता है आपको प्रोडक्ट को लेता है, उसके बाद अपना एक रिव्यू दे के चले जाता है, फीडबैक कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, जो भी थी। तो दूसरा नया बाय करने वाला आता है, उसके बारे में डिटेल देख के फिर वहां से वो अपना माइंड बनाता है कि हाँ ये लेना ही लेना है। तो अगर किसी प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा रिव्यूज होंगे तो उसका मतलब है जो भी बायर नया आएगा वो तो देख के खुश हो जाएगा ना कि इसके तो हर कोई आके इसकी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब ये तो प्रोडक्ट बड़ी जबरदस्त है, तो मैं तो यही प्रोडक्ट लूंगा। और अगर एक प्रोडक्ट जो उसके बारे में सब लोगों ने बुरा लिखा हुआ है कि ये तो बहुत, जूते मैंने लिए थे 2 दिन में ही टूट गए, और हर कोई ये लिख रहा है कि ये कंफर्टेबल नहीं है और ये अच्छे नहीं है और वेदर के हिसाब से अच्छे नहीं है, तो जब वो लिखेगा सब लोग, वो जो नया बायर आएगा वो देखेगा यार हर कोई बुराई कर रहा है, तो मैं क्यों अपने पैसे फंसाऊं यहाँ। ठीक है। तो इसी वजह से जो वो ऑनलाइन जो होता है वो लोग ये एक जाहिर है आपका एक ऑनलाइन प्रूफ होता है, जो रिव्यू होता है किसी भी कस्टमर का, ठीक है, जो भी कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है वो शो करता है ना वहाँ पे। तो इसलिए जो है वो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि आइडियल मंथली रेवेन्यू मैंने आपको बताया, इसी तरह से इस चीज को हमें सॉर्ट आउट करके देख लेना है, ठीक है, रैंकिंग को देख लेना है। इसी हिसाब से जो है वो यहाँ हमने देखना है कि सबसे पहले ही देखना है कि ये ऑप्शन जो नजर आ रहा है सेलर टाइप, सेलर टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। इसकी वजह ये कि मिसाल के तौर पे आपने कोई भी एक चीज सेल करनी है, अब उसमें आपने देखना है कि वो चीज जो है वो अमेजोन भी सेल कर रहा है क्या? क्योंकि अमेजोन तो इतनी बड़ी कंपनी है, वो इतनी बड़ी कंपनी है कि जब कोई भी एक प्रोडक्ट को बेचती है तो वो तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मैन्युफैक्चर करवाती है। अगर वो अमेजोन कोई अ, मिसाल के तौर पे अमेजोन एक माइक बेच रहा है, ठीक है, और आप बोले मैं भी अमेजोन जैसा माइक बेचूंगा और अमेजोन को बीट करके दिखाऊंगा, तो दिस इज अचीवेबल लेकिन वेरी वेरी डिफिकल्ट, लाइक अनलाइकली पॉसिबल जिसको बोलेंगे कि बहुत ही मुश्किल है कि ये पॉसिबल हो भी है। उसकी वजह है क्योंकि अमेजोन जो जहां से मैन्युफैक्चर करवा रहा होगा या खुद मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, वो तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कर रहा होगा। आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे किसी चाइना वाले से बोलेंगे मुझे 100 दे दो या 200 दे दो या 500 दे दो या 1000 दे दो या 2000 10,000 भी दे दो, उस तक नहीं पहुंच सकते हो। तो इसका मतलब है कि जो अमेजोन जितने रेट में मिल रही होगी अमेजोन को, उतने रेट में तो आपको मिली नहीं होगी, ये क्योंकि वो तो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। वही माइक जो है वो उसको $5 में पड़ रहा है, जबकि आप वही वाला माइक चाइना से किसी चाइना की कंपनी से ले रहे हैं या बनवा रहे हैं जो भी है, तो आपको वो तो $10 में दे रहे हैं। तो $5 का तो अमेजोन को यहीं से फायदा हो गया। तो वो अमेजोन अगर $5 का भी बेचेगा तो उसको लॉस नहीं है, लेकिन आप $5 का बेचेंगे तो आपको तो $5 का लॉस है। अमेजोन अगर $5 का बेचे उसको लॉस क्यों नहीं है? उसको लॉस इसलिए नहीं है क्योंकि अमेजोन का पूरा स्ट्रक्चर उसका अपना है, उसी के ड्राइवर है, उसी की शिपमेंट है, हर चीज उसी की, उसकी प्रोडक्शन है। तो उसको किस चीज का लॉस? उसी की मार्केटिंग है। अगर वो पीपीसी लगाएगा भी अमेजोन तो जाएगा कहाँ? अमेजोन की जेब में जाएगा ना। तो उसका मतलब है अमेजोन को तो कहीं से भी लॉस नहीं हो रहा इधर, ठीक है। अगर वो माइनस में भी बेचेगा तो उसको लॉस नहीं होता। कभी कभी तो वो इतनी लो प्राइस कर देगा अमेजोन बेचने के लिए, वो बोलेगा ठीक है बस जो मेरा इन्वेंट्री बची है उसको निकालना है, भले ये लिक्विडेट कर देगा उसी में, यानी अपनी सेल के अंदर ही उसको इतना लो प्राइस कर देगा कि उसको आपको सोच आपकी समझ से बाहर हो जाएगा कि यार ये इतना सस्ता कैसे बेच रहा है, जबकि ये तो इतने का हो ही नहीं सकता। हम ले रहे हैं तो हमें तो मिल ही $10 का रहा है, अमेजोन तो $5 का बेच रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल इस वजह से होता है कि अमेजोन, ज़ाहिर है मैंने आपको जो सिस्टम बताया कि मतलब जहाँ से ले रहा है, यहाँ से बनवा रहा है, उसको हज़ारों की तादाद में बनवा रहा है, तो उसको तो मिल ही $1-2 का रहा होगा। अगर वो 5 का भी बेच रहा है तो उसमें वो कमा रहा है, ठीक है, स्टिल। तो जहाँ पे अमेजोन हो ना आपकी लिस्टिंग के अंदर 2-3 दफ़ा, तो आप उसको अवॉइड कर दें। उसकी वजह है कि वो वाली प्रोडक्ट पे आप विन नहीं कर सकते, विन नहीं कर सकते। ज़ाहिर है वो भी कस्टमर आएगा आपकी प्रोडक्ट लेगा नहीं, क्योंकि वो अमेजोन को ले लेगा। उसकी वजह ये कि वहाँ सस्ती मिल रही होगी, वो अमेजोन हमेशा सस्ते में देगा, और उसकी प्रोडक्ट अमेजोन के प्रोडक्ट के ऊपर लोग रिलाय भी करेंगे कि ये वाली प्रोडक्ट अमेजोन बेच रहा है और अमेजोन की प्राइस भी कम है और हर कोई ले लेके जा रहा है, रिव्यू भी अच्छे दे रहा है, तो आपसे क्यों लेगा कोई महंगे में? क्योंकि आप तो वैसे भी नए सेलर हैं। इसी तरह से ब्रांड डोमिनेशन, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे अमेजोन आपको बहुत सारा नजर आ रहा है, अमेजोन अमेजोन अमेजोन, सारे अमेजोन ही है।
इस सिनेरियो में ज़ाहिर है अमेज़न अगर सेलर होगा तो उसको भी हम अवॉइड करेंगे। तो ब्रांड डोमिनेशन भी यही होगी। ब्रांड डोमिनेशन में ये होता है कि कोई ऐसा दूसरा ब्रांड कि वही सारी यानी टॉप 10 में से जो वो 2-3 तो सिर्फ वही हैं। उस सिनेरियो में भी आपको यही ब्रांड डोमिनेशन हो जाएगी कि एक ही ऐसा बड़ा ब्रांड है जो कि वही इस नीश में या इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो सारे इतने बड़े ब्रांड से कॉम्पीट करना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो उस सिनेरियो में भी आप उसको अवॉइड कर देंगे। अच्छा, इसी तरह से जो है वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ठीक है? ट्रेंड 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, एक तो होती है ट्रेंड्स और एक होते हैं जो ओकेजन जो होते हैं ना, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है सीज़न्स, ठीक है? ट्रेंडिंग ट्रेंड्स और सीज़न्स। सीज़न ज़ाहिर है ट्रेंड तो आपको पता है कि कोई भी ट्रेंड अचानक ही चल जाता है। मिसाल के तौर पे जो है वो फिजेट स्पिनर का चल रहा है, मिसाल के तौर पे सब सब लोग फिजेट के पीछे लगे हैं। लेकिन वो थोड़े दिन ही चलेगा, उसके बाद ज़िंदगी भर तो नहीं चलेगा ना। मिसाल के तौर पे शूज़ हैं, शूज़ तो ज़िंदगी भर लोग लेंगे, पहनेंगे। लेकिन ट्रेंड तो है थोड़े दिन का होता है, फिर चले जाएगा, ठीक है? इसी तरह से जो वो सीज़न होता है, मिसाल के तौर पे सीज़न कोई भी हो सकता है, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार। इसी तरह से जो है वो सेलिब्रेशंस होती हैं, ठीक है? ओकेजन्स होते हैं, जैसे बर्थडे हो गई या फिर बर्थडे तो ख़ैर चलती रहती है, इसके अलावा मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया या फिर उसके अलावा जो है वो क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया। तो ज़ाहिर है आप सेल जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है कि इन सीज़न्स को ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है इन पे। अगर आप बोलें कि ठीक है मैं तो सैंटा हैट बेचना चाहता हूँ, सैंटा हैट बड़े बिकते हैं भाई क्रिसमस में, ठीक है? आपने बोला कि ठीक है भाई मैं तो सैंटा हैट बेचूँगा, और सैंटा हैट आपने 1 लाख मँगा लिए, ऑर्डर कर दिए, ठीक है? 1 लाख सैंटा हैट ले लिए, उसके ऑर्डर किए, तो आपकी जो है वो सैंटा हैट जो है वो उसकी लाइफ़ जो होती है तकरीबन जो वो 20-25 डेज़ और 30 डेज़ जो है उसकी लाइफ़ होती है सेल की। उन दिनों में सेल होता है, वो उसके बाद फिर कभी पूरे साल सेल नहीं होता, सैंटा हैट। क्योंकि सैंटा हैट का मतलब क्या है, ज़ाहिर है क्रिसमस में जो पहनते हैं लोग सैंटा हैट वो होता है ना, तो ना वो क्रिसमस से पहले चलेगा, ना क्रिसमस के बाद चलेगा। तो अगर आपने गलती कर दी, ज़ाहिर है आपने सोचा कि ये सैंटा हैट बड़ा बिकता है, मैं ले लेता हूँ 1 लाख, आपने ले लिया, वो पूरे साल पड़े रहेंगे फिर पूरे साल बिकेंगे नहीं। इसका मतलब है कि आपने जब प्रोडक्ट लेनी है तो ये भी देखना है कि वो प्रोडक्ट वो यानी इस ये सीजन की तो नहीं है, किसी या किसी ट्रेंड की तो नहीं है, या फिर किसी ओकेजन की तो नहीं है। आपने बोला ठीक है मदर डे जो है वो बहुत मनाया जा रहा है आजकल, तो मदर डे का मैं करता हूँ, मदर डे के हिसाब से एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ कि मदर का कोई गिफ्ट ले लेता हूँ, उसके ऊपर लिख दूंगा मदर डे गिफ्ट, ठीक है? और वो मैंने 1000 पीस ले लिया और उसके बाद जो है ना अमेजोन को भिजवा दी। अब मदर डे सिर्फ 1 वीक का होता है, ठीक है? यानी एक 1 वीक का एक टाइम होता है, लाइफ टाइम होती है उसकी कि 1 वीक के अंदर लोग गिफ्ट लेते हैं, उसके बाद दे देते हैं, मदर डे खत्म हो जाता है, बस फिर खत्म, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा वो। तो इसका मतलब है उस 1 ईयर के अंदर आपकी वो प्रोडक्ट बिक गई तो बिक गई, उसके बाद फिर पड़ी रहेगी पूरे साल, ठीक है? तो ये चीजें होती हैं जो आपने फोकस करनी होती है, इनको देखना होता है कि वाकई ये प्रोडक्ट जो है वो इस बेचने के काबिल है भी या नहीं। तो इसी में प्रोडक्ट रिसर्च में करना ही होता है। सीजनल प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी ऐसा सीजन आ रहा हो, कोई भी ओकेजन आ रहा हो, जैसे क्रिसमस हो गया या कोई भी ऐसा सीजन होता है, ये ज़ाहिर है उसको सीजन, यहाँ पे सीजनलिटी ली गई है, उसको आप कोई भी ओकेजन भी ले सकते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, खिज़ां, बहार। अब जो है वो आप बोलेंगे ठीक है मैं गर्मियों के कपड़े बेचना चाह रहा हूँ, तो गर्मी के कपड़े पूरा साल तो नहीं बिकेंगे ना, ठीक है? उसके 2-3 महीने होंगे मुश्किल से। तो उन 2-3 महीने में तो बिक जाएँगे, उसके बाद पूरा साल आप क्या करेंगे? फिर बैठे रहेंगे, ठीक है? तो प्रोडक्ट ऐसी लेनी है हमने जो पूरा साल चले। जैसे मैंने आपको बोला मिसाल के तौर पे शूज़ हो गया या कॉम्ब हो गया। अब कॉम्ब, कंघी तो पूरा साल करेगा कोई भी, ठीक है? इसका मतलब है कॉम्ब पूरा साल चलेगा, इसमें कोई सीज़न इन्वॉल्व नहीं है। इसमें कोई भी क्रिसमस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई मदर डे इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है इसको मदर डे पे कोई गिफ्ट दे दे। लेकिन दिस इज नॉट अ मदर डे प्रोडक्ट, ठीक है? तो हमने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेनी जिसके ऊपर कोई स्टैंप लगी हुई हो, यानी कोई ऐसा नाम लगा हो कि कोई मदर डे या क्रिसमस है या सर्दी सर्दी या गर्मी है। एक ऐसा ऐसा जर्निक कीवर्ड होना चाहिए जो पूरा साल चले। मिसाल के तौर पर शूज हो गए, तो शूज तो पूरा साल चलेंगे। अब मिसाल के तौर पर बेबी बेबी ब्लैक शूज, तो वो तो पूरा साल चलेंगे, ठीक है? उसमें कोई क्रिसमस का वास्ता नहीं है, लेकिन हो सकता है क्रिसमस में भी लोग ले लें। आपकी किस्मत है। इसी तरह से हो सकता है कोई ईद पे भी कोई ले ले, है ना? इसी तरह से कोई हो सकता है कि अपना स्कूल भेजने के लिए कोई बच्चे वो शूज़ ले ले। तो वो यानी किसी भी तरह से बिक सकते हैं, उसमें कोई कोई वो नहीं है कि वो बस इसी सीज़न के लिए बने, ऐसा नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे बहुत अहम चीज़ ये आती है कि आपने हमेशा ये कंसीडर करना है कि छोटी प्रोडक्ट लेनी है। जितनी छोटी प्रोडक्ट होगी और उसकी कॉस्ट जितनी ज़्यादा होगी उतना आपको सॉरी, जितनी छोटी प्रोडक्ट होगी और उसकी सेल प्राइस जितनी ज़्यादा होगी उतना आपको फ़ायदा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि मिसाल के तौर पे आपकी छोटी-सी प्रोडक्ट थी, ठीक है? मिसाल के तौर पे ये इसकी एग्जांपल ले लें, ठीक है? ये छोटा-सा एक बॉक्स है, ठीक है? ये बॉक्स से अगर आप अमेज़न पे बेचते हैं और उसको सेल करते हैं, तो अमेज़न आपसे तकरीबन इसकी जो है वो 1 $1.90 या $2 फीस लेगा, ठीक है? इसकी शिपमेंट की। और अगर ये इसकी बजाय अगर आपको ये हेडफ़ोन सेल करते हैं मिसाल के तौर पे, तो ये दोनों का साइज़ चेंज हो गया ना, ठीक है? तो ये बढ़ जाएगा तो इसकी शिपमेंट यानी एफबीए की फीस भी बढ़ जाएगी, इसकी एफबीए की फीस कम होगी। तो जितनी प्रोडक्ट छोटी होगी, उतनी उसकी फीस भी कम होगी। जो फीस कम होगी और आपकी प्राइस मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है तो छोटी, लेकिन है ये $100 की और ये है तो हेडफ़ोन बड़े, लेकिन ये है सिर्फ़ $10 के। तो इसका मतलब है $10 में से अमेज़न जो है वो 5 $5 फीस काट लेगा, तो बचा क्या $5 और ये $100 की इसमें से अमेज़न सिर्फ़ $2 की फीस काट रहा है, तो क्या बचा आपके पास $98। तो इसमें इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट छोटी होगी और उसके प्राइस ज़्यादा होंगे तो आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है? तो हमेशा हमें वो वाली प्रोडक्ट फाइंड करनी है जिसकी प्राइस ज़्यादा हो और साइज़ कम हो और वेट भी कम हो। क्योंकि अमेज़न जो फीस काटता है, फीस चार्ज करता है वो 2 तरीके से चार्ज करता है। एक तो उसकी प्रोडक्ट के साइज़ से और नंबर 2 उसकी प्रोडक्ट के वेट से। अगर जितनी प्रोडक्ट भारी होगी उसकी भी फीस ज़्यादा होगी, ठीक है? एज़ वेल एज़ अगर प्रोडक्ट का साइज़ डायमेंशन ज़्यादा होंगी, ज़्यादा डायमेंशन का मतलब ये है कि लेंथ, हाइट एंड विड्थ कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। अगर वो कोई प्रोडक्ट जो है वो लंबी चौड़ी ऊंची ज्यादा है तो उसकी ज़ाहिर है प्रोडक्ट की फीस ज्यादा लगेगी। अब मिसाल के तौर पर ये बॉक्स है तो ये छोटा सा है ना, इतना, इसकी फीस $2 लगेगी। इसी की जगह अगर कोई इतना बड़ा बॉक्स में ले आऊं तो उसकी अमेज़न जो है वो $10 फीस काट लेगा। तो इसका मतलब है कि डिफरेंस कितना हो गया साइज की वजह से, ठीक है? तो ये आपने ये यहाँ पे नोट करना है कि ओवर साइज प्रोडक्ट नहीं लेनी। ओवर साइज का मतलब ज़ाहिर है कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो किसी भी यानी शू बॉक्स साइज से अगर बड़ी होगी तो वो ओवर साइज रहेगी, ठीक है? तो कोशिश ये करेंगे शू बॉक्स साइज से छोटी प्रोडक्ट लें हमेशा, ठीक है? और वेट भी उसका 1.5 केजी से ज्यादा नहीं हो। अगर इससे ज्यादा होगा तो उसकी फीस बढ़ जाएगी। यानी अमेज़न ने टायर बनाए हुए हैं। टायर का मतलब है कि उसने क्या किया हुआ है, एक लेवल बनाया हुआ है कि इससे इतनी बड़ी प्रोडक्ट होगी तो उसकी इतनी फीस होगी, इससे बड़ी होगी तो उसकी इतनी होगी, अगर इससे ओवर होगी तो वो ओवर साइज हो जाएगी, उसकी ज्यादा फीस होगी। तो उसी को आपने उसी हिसाब से फिर उसको अरेंज करना है कि आपने उसको इस टायर के अंदर रखना है। इस अगर ये आपका 1 केजी से वेट इसका कम है, एज वेल एज इसकी इसकी डायमेंशन भी 20 सेंटीमीटर से कम है सब तरफ से, इसका मतलब है तो ये प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है? एफबीए के लिए, ठीक है? क्योंकि इसकी प्रोडक्ट की फीस भी अमेज़न सिर्फ $2 फॉर एग्जांपल लेगा। तो आप अगर ये $20 की बेच रहे हैं तो आप $18 अपनी जेब में लेके जा रहे हैं, ठीक है? उस $18 में से वो आपने देखना है कि उस $18 में से $18 में से आपको ये मिली कितने की थी। अगर आपको ये $10 की मिली थी तो फिर भी आप $8 प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है? तो ये चीजें देखनी होती हैं इसमें जब प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं और अमेज़न की प्रोडक्ट को सेल करने में। इसी तरह से देखें, सबसे पहले देखना है कि आपने जब प्रोडक्ट को रिसर्च करना है तो आपने कैटेगरी को भी देखना है कि कौन सी कैटेगरी को आपने रिसर्च करना है, कौन सी कैटेगरी को टारगेट करना है। मिसाल के तौर पे आप ऐसी कैटेगरी में प्रोडक्ट नहीं ढूंढें कि जिसको अमेज़न अलाउ ही नहीं करता नए सेलर को सेल करने के लिए। आप बोलेंगे ठीक है मैं तो मेडिकल की प्रोडक्ट बनाता हूँ और मेडिकल की प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो उसको मेडिकल की प्रोडक्ट के लिए फिर अप्रूवल चाहिए होगा आपको, ठीक है? उसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा, सर्टिफिकेशन चाहिए होगी, डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उसके साथ जो है वो काफ़ी सारी जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं अमेज़न की, तो फिर वो उसमें आपको हर्डल्स होंगी। अगर कोई मैन्युफैक्चरर जा रहा है उसकी मजबूरी है कि वो तो बनाता ही, मिसाल के तौर पे एक मैन्युफैक्चरर है वो तो बनाता ही मेडिकल इक्विपमेंट्स है, तो उसको तो सेल ही वो करना है, तो उसको ज़ाहिर है फिर सर्टिफिकेशन ये वो उसके पास तो फिर होंगी सारी चीज़ें क्योंकि वो तो है ही मैन्युफैक्चरर। तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उसको वो जा सकता है ऐसी ज़ाहिर कैटेगरीज़ में। लेकिन कोई ऐसा बंदा जैसे आप जैसा और हम जैसा बंदा जो जो मैन्युफैक्चरर नहीं है मेडिकल की प्रोडक्ट का, तो वो बोलेगा ठीक है मैं तो मेडिकल की प्रोडक्ट मुझे सेल करनी है लेकिन अमेज़न बेचने नहीं दे रहा, ठीक है? तो आप कोशिश ये करें कि ऐसी प्रोडक्ट ढूँढें जिसकी कैटेगरी भी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो। मिसाल के तौर पे किचन की प्रोडक्ट होगी, तो किचन की प्रोडक्ट तो क्या है उसमें मिसाल के तौर पे आप किचन के अंदर प्लेट्स या कोई भी ऐसी चीज़ बेच रहे हैं तो वो उसको तो अलाउ कर रहा है ना। तो वो आपने ऐसी चीज़ ढूँढनी है कि जिसको अमेज़न कोई प्रोडक्ट को आपको रिस्ट्रिक्शन ना लगाओ। तो रिस्ट्रिक्शन किस तरह की होती है? 2 तरह की होती है। एक तो होती है गेटेड प्रोडक्ट और एक होती है अनगेटेड प्रोडक्ट।
जो गिटेड का मतलब होता है वो ऐसी प्रोडक्ट जिसको सेल करने से पहले अमेज़न से आपको परमिशन लेनी होती। कि उसको पहले आपने लिखना होता है, उसको उससे यानी उससे परमिशन लेनी होती है बाकायदा रिटन। ज़ाहिर है केस ओपन करके उसकी उसकी इसका एक प्रोसेस होता है पूरा। उसके थ्रू आपने उसकी परमिशन लेनी होती है, अमेज़न आपको अप्रूव कराता है, फिर उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। अगर आप बगैर अप्रूवल के आपको लिस्ट कर देंगे तो आप पे वायलेशन लग जाएगी और आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है, ठीक है? सस्पेंड हो सकता है। इसी तरह से अनगेटेड होती हैं, अनगेटेड का मतलब है दे आर ओपन टू सेल। जैसे मैंने आपसे कहा कि किचन मिसाल के तौर पे आपने किचन की कोई प्रोडक्ट बेचनी है, प्लेट बेचनी है, ग्लास बेचना है, कोई ऐसी चीज़ बेचनी है तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नाइफ बेचना शुरू कर देंगे, किचन नाइफ भी बेचेंगे तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, वैसे तो ओवर 18 काउंट हो जाता है वो। लेकिन आप कोई भी ऐसी चीज़ बेचेंगे जो मिसाल के तौर पे मेडिकल से जैसे रिलेटेड बता दें, कोई भी मेडिसिन बेचना शुरू कर दें या कोई भी मिसाल के तौर पे कोई ऐसी एलिमेंट है जो अमेज़न अलाउ नहीं करता, मिसाल के तौर पे वेपन वगैरह हो गया। तो वो तो अलाउ नहीं करता अमेज़न। तो आप अगर इस तरह की प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्ट करेंगे तो वो भी अमेज़न आपको बैन कर देगा वहाँ से। तो इस तरह की प्रोडक्ट लिस्ट करनी है जो अलाउ करता हो और अनगेटेड हो, ठीक है? हमें कौन-कौन सी चीज़ प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए अमेज़न पे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप प्रोडक्ट जब रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते वक़्त अपने ज़हन में ये आपके होना चाहिए कि मुझे कौन-सी प्रोडक्ट को पहले ही अवॉइड कर देना है। यानी उस कीवर्ड को ही नहीं डालना, उसको सर्च ही नहीं करना। वो कौन-कौन सी प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट्स ज़ाहिर है कैटेगरी के हिसाब से भी होती हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने ग्लास है, मिसाल के तौर पे शीशे का ग्लास है, आप वो बेच रहे हैं। ठीक है? अब आप चाहते हैं कि बस शीशे का गिलास मैं बेचूँ बिल्कुल क्रिस्टल का गिलास है बिल्कुल नाज़ुक सा, ठीक है? अब वो आपने चाइना से वो जाएगा पहले यूएस से, ठीक है? यूएस से में जाएगा फिर अमेज़न उसको इंस्पेक्ट करेगा, फिर अमेज़न अपने वेयरहाउस में भेजेगा, ठीक है? फिर वहाँ पे वेयरहाउस से जब कोई ऑर्डर आएगा तो वेयरहाउस से वो निकलेगा, दोबारा पैक होगा। फिर वो पैक होने के बाद वो डिलीवरी वाले ड्राइवर के पास जाएगा। फिर वो डिलीवरी वाला ड्राइवर उसको लेगा और उसको जाके वो कस्टमर तक देगा। हो सकता है वो रखे, फेंके, कुछ भी करे, ठीक है? जब तक वो उस ड्यूरेशन के अंदर आप जो बॉक्स था, वो जो ग्लासेस थे वो किसी एक बॉक्स के अंदर थे, ठीक है? आपको तो कुछ नहीं पता, आपने चाइना से लिए बस भेज दिए सीधे यूएस से। जब वो कस्टमर के पास पहुंचे तो वो सारे टूटे हुए निकले अंदर से, ठीक है? वो क्या हो गया, ये सब कुछ तो सारा काम ही खराब हो गया, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही इस तरह की थी कि वो तो जाहिर है पेरिशेबल प्रोडक्ट थी ना, वो तो ब्रेक होने वाली प्रोडक्ट थी। आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं बेचनी कि जो रास्ते में ही टूट जाए, तो उसमें तो आपको लॉस ही लॉस है। तो अवॉइड दीज प्रोडक्ट्स एज वेल, ठीक है? इसी तरह से मैं पहले ही बता चुका, वेपन को आपने अवॉइड करना है। हैजमेट का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसी प्रोजेक्ट जिसमें आग लगने के चांसेस होते हैं उसमें। अब अमेज़न जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को भी आग लगने वाली प्रोडक्ट समझता है कि जो जो नहीं होती बेसिकली, लेकिन उसमें उसको ज़्यादा डाउट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर परफ्यूम हो गया, जो परफ्यूम भी हैजमेट कहलाता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें बर्निंग के एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह से हेयर स्प्रेज हो गए, इसी तरह से जो है वो कलर्स हो गए, हेयर कलर्स हो गए, हेयर स्प्रेज हो गए, और काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर है जो बॉडी स्प्रे होते हैं, मिसाल के तौर पे डिओड्रेंट्स होते हैं, वो भी हैजमेट में आते हैं। उसकी वजह ये कि वो उसमें ज़ाहिर है गैस वगैरह होती है ना उसमें बॉटल में, इस वजह से उसको वो हैजमेट में लेता है कि यानी इससे आग लग सकती है। फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, इनको अवॉइड करना है आपने, या फिर इनको लेने के लिए ज़्यादा परमिशन लेनी पड़ती है एडिशनल, ठीक है? मैंने ये बता दिया आपको, ईज़ी ब्रेकेबल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट इसी तरह से बोल रहा है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसमें कॉम्प्लेक्स चैलेंजेज़ हों आपके पास आगे आने आने वाले वक़्त में। मिसाल के तौर पे आप कोई भी ऐसी, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप ये बोलते हैं कि ठीक है मैं तो ब्लड प्रेशर को, हार्ट के प्रेशर को, यानी कोई भी ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स ले लें जिसमें ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला एक डिवाइस जो है वो मैं सेल करना चाहता हूँ। तो अमेज़न आपको ऐसे नहीं सेल करने देगा वो, ठीक है? ज़ाहिर है उसके लिए बड़ी सर्टिफ़िकेशन चाहिए होगी, उसके लिए बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आप बिल्कुल सारी सर्टिफ़िकेशन प्रोवाइड कर दें, सब कुछ कर दें, हो सकता है आपको 2 महीने बाद अमेज़न वो लिस्टिंग दोबारा बंद कर दे, बोले कि नहीं आपकी प्रोडक्ट जो है वो हमारे स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं उतर रही, ठीक है? ऐसा भी होता है। अमेज़न कभी-कभी चलती हुई लिस्टिंग को बंद कर देता है, वो बोलता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म के लिए सूटेबल नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो वो आपकी लिस्टिंग को बंद कर देगा। तो आपने तो मिसाल के तौर पे आपने तो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करा ली, लाखों रुपए लगा दिए उस पे, और आपने जब अमेज़न को भेजा उसने बोला नहीं ये आप ये सेल नहीं कर सकते, आपका तो बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ऐसी प्रोडक्ट में भी नहीं है ना जिसमें हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको चैलेंजेस आ सकें बहुत ज़्यादा।
ठीक है। तो ट्राई टू जस्ट गो इनटू द सिंपल एरिया शुरू में, ठीक है, जो कि आपके पास जाहिर तौर पे मैंने बताया कि अनगेटेड प्रोडक्ट होगी, बिल्कुल इजी तो फ्री टू सेल होंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप जाहिर है बहुत ही ऐसी नीच के ऊपर जाएंगे, ऐसी कैटेगरी पे जाएंगे जहाँ पे चैलेंजेस ज्यादा है, ठीक है, तो आपको चैलेंजेस मिलेंगे और आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है, जैसे बैटरीज हो गई, मोबाइल फोन की बैटरीज हो गई या फिर लैपटॉप की बैटरीज हो गई, अब उनको भी हैजमेट लेता है वो Amazon, उसको भी अलाउ नहीं करता ऐसे ओपनली सेंड करने के लिए, उसके लिए भी पूरी सर्टिफिकेशन चाहिए, उसके लिए पूरा एक उसका एक सिस्टम होता है वो चाहिए, ठीक है, क्योंकि Amazon बंद कर सकता है ऐसे कोई भी डाइटरी प्रोडक्ट्स हो गई आपके पास, कोई प्लान हो गए, ठीक है, इसी तरह से कोई मेडिसिन हो गई, इसी तरह से जो है वो बैटरीज हो गई, ओवर साइज प्रोडक्ट्स हो गई, या मल्टीपल यानी वेरिएशन वाली प्रोडक्ट भी आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं आगे जाके। उसकी वजह है कि आप मिसाल के तौर पे आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट सेल की जिसकी जो एक कलर के साथ साथ 10 कलर अगर होंगे तो आप तो ही आपकी सेल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो जाहिर है आप 10 कलर की प्रोडक्ट तो नहीं ले सकेंगे ना, क्योंकि एक मिसाल के तौर पे आपने आपने बोला कि ठीक है मैं 200 300 400 यूनिट ले लेता हूँ बस किसी एक प्रोडक्ट के, वो अमेजोन पे सेल कर दूंगा, लेकिन एक प्रोडक्ट है उसकी तो वेरिएशन ही 10 है। जब 10 वेरिएशन होंगी तो आपने हर वेरिएशन की अगर 10-10 लेंगे तो वो 100 बनेगी ना, इसका मतलब है कि आपने अगर 400 लेनी है तो फिर हर वेरिएशन की 400 लें, तो जब हर वेरिएशन की 400 लेंगे तो वो तो 4000 बन गई, 10 वेरिएशन की तो 4000 का मतलब है तो आपकी तो कॉस्टिंग कितनी 10 गुना ज्यादा हुई ना। तो आपके पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर सके, तो इसका मतलब है कि आप जब तक आपके पास सारे 10 कलर्स नहीं होंगे तो आपकी सेल जो है वो बैलेंस नहीं होगी, तो ऐसी कैटेगरी में भी ना जाए, यानी ऐसी प्रोडक्ट पे भी ना जाए, तो इन चीजों को अवॉइड करना होता है। इसी तरह से जो ना पेटेंटेड प्रोडक्ट क्या होती हैं, ठीक है, पेटेंटेड प्रोडक्ट ये होती हैं कि जब भी कोई अमेजोन के ऊपर या किसी भी कोई भी एक अपनी इन्वेंशन करता है तो वो अपनी प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लेता है ताकि उसकी कोई कॉपी ना कर सके। मिसाल के तौर पे आईफोन हो गया, अब आईफोन जो है वो आप बोलेंगे ठीक है मैं तो आईफोन जैसा अपना एक आईफोन बना के बेचूंगा ऑनलाइन अमेजोन के ऊपर, तो वो आप बेच सकेंगे? नो। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि जाहिर है अमेजोन जो आईफोन है वो तो पेटेंटेड है, उसका डिजाइन भी पेटेंट है, उसी इसी तरह से उसकी फंक्शनैलिटी भी, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा हुआ वो भी पेटेंटेड है। वो अगर जो जो सॉफ्टवेयर आईफोन में चल रहा है वही सॉफ्टवेयर सैमसंग क्यों नहीं यूज कर रहा? इसकी वजह है कि सैमसंग वालों की कॉपीराइट है ना, तो उनका पेटेंट हुआ है, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता, जाने जो एप्पल वाले हैं, ठीक है, एप्पल का जो आईएसओ है वो आईएसओ जो है वो जाहिर है वो तो यूज नहीं कर सकता सैमसंग, सैमसंग तो एंड्रॉइड ही यूज करेगा। तो इसका मतलब है कि जो भी इन्वेंशन होती है, जो भी एक प्रोडक्ट होती है, अगर वो पेटेंटेड होगी, अगर आप वही प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे तो वो भी आप नहीं सेल कर सकते, तो वो भी आपने अवॉइड करनी है। तो पेटेंट होता क्या है? पेटेंट दो तरह का होता है यहाँ पे, ठीक है, तो पेटेंट दो तरह का होता है आपके पास, एक तो होता है यूटिलिटी पेटेंट और दूसरा होता है आपके पास डिजाइन पेटेंट, ठीक है। तो यूटिलिटी और डिजाइन में फर्क क्या है? देखिए इसके वर्ड में ही मीनिंग लिखे हुए हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है उसको यूज कैसे करना है, ठीक है, डिजाइन का मतलब होता है वो दिखता कैसे, ठीक है। तो एक चीज को यूज करना है, अगर दो चीजें हैं, दोनों दोनों चीजें एक तरह से यूज होती हैं। मिसाल के तौर पे एक टोस्टर हो गया, ठीक है, एक टोस्टर है, एक वाइट है, दूसरा टोस्टर ब्लैक है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही फंक्शनैलिटी, दोनों में दो दो ब्रेड जाती हैं, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक से चलते हैं, दोनों की फंक्शनैलिटी ऐसी में दोनों बिल्कुल हर तरह से एक जैसे हैं, ठीक है। अब ब्लैक वाला बोलता है कि इसने मेरे व्हाइट वाले ने मेरे जो है वो फंक्शनैलिटी की कॉपी की है, क्योंकि उसने इन्वेंशन ब्लैक वाले की थी, लेकिन व्हाइट वाले ने बोला कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ना मैं इसको कॉपी करके भेज देता हूँ। तो वो अगर ब्लैक वाले ने अपनी पूरी प्रोडक्ट को पेटेंट करवाया है कि मेरी प्रोडक्ट किस तरह से काम करती है, उसमें कितने ब्रेड्स जा सकती हैं, ठीक है, वो उसके बटन कितने हैं और किस तरह से वो चलता है, सारा सिस्टम लिखा हुआ है, और वो उसके वाइट वाली से मैच होता होगा, तो वो फिर अमेजोन उसको हटा देगा वहां से, उसकी लिस्टिंग को, व्हाइट वाली लिस्टिंग को रिमूव कर देगा, वो बोलेगा कि तुमने पेटेंट कॉपी की है, ठीक है। तो इसका मतलब एक पेटेंट होता है फंक्शनैलिटी के ऊपर, जो फंक्शनैलिटी जो प्रोडक्ट काम कैसे करती है। एक होता है यूटिलिटी के ऊपर जो मैंने बोला, एक होता है डिजाइन के ऊपर। डिजाइन क्या होता है कि वो प्रोडक्ट दिखती कैसी है। दिखने का मतलब ये है कि वो जैसे आईफोन हो गया,
ठीक है। अब आईफोन का जो भी मॉडल आता है वो पेटेंट होता है ना, वो मिसाल के तौर पर आईफोन 13 हो गया, आईफोन 14 हो गया, आप अगर आईफोन 14 आईफोन ने बनाया है तो सैमसंग अगले महीने बिल्कुल 14 आईफोन 14 प्रो का एक डिजाइन बना के अपना फोन बना क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो नहीं बना सकता, उसकी जगह कि एप्पल वाले ने उसको पेटेंट किया हुआ है, उसकी कॉपीराइट लिए हुए अपने पास के, वो डिजाइन जो है उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जो दिखने वाला जो एलिमेंट है वो भी पेटेंट होता है। इसी तरह से जो अंदर से जो काम होता है प्रोडक्ट का वो भी पेटेंट होता है। तो पेटेंट दो तरह के होते हैं, एक अंदर का जो प्रोडक्ट जिस तरह फंक्शनल करती है और प्रोडक्ट जिस तरह से दिखती है। तो हमें दोनों चीजों को अवॉइड करना है। अगर हम दोनों में से एक को भी कॉपी करेंगे तो वो भी हमारी लिस्टिंग हट जाएगी अमेज़न से। अगर कोई भी ऑनर कंप्लेन कर देगा तो हमारी लिस्टिंग रिमूव हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ चीजें इस तरह की हैं कि हमने इन चीजों को जो है वो देखना है, इन लोगों को लेके चलना है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें इस तरह की थी कि ये इन चीजों को आपने अवॉइड करना है और इन लोगों को इन चीजों को आपने जो है वो ज़ाहिर है लेके जाना है, तो ही आप अच्छी तरह से जो है वो इसको कर सकेंगे। तो फिर आप इजीली जो है वो इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो इसी को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और जो है ना टूल्स के हिसाब से जो है वो टूल्स की जो है आप एक एडिशनल आपके लिए मैं एक वीडियो बना के इसमें ऐड कर दूंगा, तो आप इसमें भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग के साथ ही। क्योंकि टूल्स में ये होता है ज्यादातर ज़ाहिर है इश्यूज वगैरह होते हैं, तो टूल्स में आपने हमेशा ही देखना है कि टूल्स को किस तरह से ऑपरेट करना है। ज़ाहिर है अगर आपने टूल्स को किसी ऐसे शेयरिंग से लेना है तो ज़ाहिर है उससे आपने बात कर लेनी है। कोई भी आपके पास इशू है या कोई आपके पास प्रॉब्लम्स हैं तो उसको ज़ाहिर है वो सॉल्व कर देते हैं। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया टूल्स की प्रैक्टिस करने के लिए आपका बेस्ट वे ये है कि आप किसी भी फ्री मंथली सब्सक्रिप्शन ले लें। ठीक है। मंथली सब्सक्रिप्शन किस तरह से लेंगे? मंथली सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपने क्या करना है कि आपने वही प्रोसेस करना है जो मैंने आपको कहा कि भाई 1 महीने के लिए उससे बस मंथली सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन ले लें और उसकी आपने 1 महीने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ईज़िली। तो इस तरह से इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आपका प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। इसके हवाले से कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मोइज़। क्या हाल है सर जी, ठीक ठाक हैं? जी, जी, अल्लाह का शुक्र। जी। जी सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइबर की मैंने ना गिग ओपन की हुई है। यहाँ जी, पे जी। जो डिफरेंट प्लान्स होते हैं बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, हाँ, उनके हाँ। अंदर लिखा हुआ है हंटिंग की जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग के गिग्स, उनमें लिखा हुआ है डाटा एनालिसिस, हुँ, हुँ। कंपेटिटर रिसर्च एंड एनालिसिस, हुँ, बजट हुँ। कैलकुलेशन, हुँ, प्लायर हुँ। इन्फो। हुँ, चार हुँ। चीजें थोड़ी के प्रोडक्ट हंटिंग में इन ये जो हुँ। चार चीजें इनका क्या ताल्लुक होता है? अच्छा देखिए, डाटा यहाँ एनालिसिस। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जब हम आप किसी प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, तो प्रोडक्ट को फाइंड करने के साथ-साथ जो है वो क्या करता है, हमें ये इस तरह की हीलियम 10 की जो है वो डिटेल्स होती हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जी ये पेज जो खुलता है इसके अंदर ये सारे कॉम्पिटिटर एनालिसिस हो रहे हैं। इसके अंदर ये बता रहा है कि ठीक है, ये इस कीवर्ड के ऊपर कितने की जो है वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ठीक है? ये यहाँ पर ये जो पेज था ना ऊपर ये वाला, ठीक है? इसमें ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर रहा है सारा, ये बता रहा है कि यहाँ पे इतनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? इतना इसका रेवेन्यू है, ये है, ठीक है? उसके बाद ये आपको यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता है वो, यानी एक समरी बना के देता है, ठीक है? समरी बना के देता है कि ठीक है, यहाँ पे इतनी प्रोडक्ट रिसर्च, इतनी प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिशन में। लेकिन यहाँ पर जब इसकी असल में जो है ना मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पर जो हीलियम के अंदर और उसमें जंगल स्कॉट के अंदर भी आपको ये पूरा दिखाता है यहाँ पे एरिया दिखाता है कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, कंपीटिंग प्रोडक्ट कितनी है। तो वो डिटेल जो वो बस आपने जो उसको देनी होती है, ठीक है? जो भी आपका क्लाइंट होता है कि भाई ठीक है, ये प्रोडक्ट आप अगर आप सेल करेंगे तो आपको इतना रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है? इतना इसका रेवेन्यू हो सकता है, इसकी सेल इतनी हो सकती है, एज वेल एज इसके कंपीटिंग प्रोडक्ट कितने होते हैं, ठीक है? तो एज वेल एज वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो कर रहा है वो उसमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस में यही कर रहा है ना कि दूसरे कंपटीटर कितने कितने बना रहे हैं, तो वो टॉप 10 के निकाल लेगा। जैसे उसने यहाँ पर जो टॉप 10 के निकाल लिए, अब टॉप 10 के निकाल के उनको बता रहा है कि जितने इस प्रोडक्ट के ऊपर जो टॉप 10 सेलर है वो कितने पैसे बना रहे हैं, ठीक है? तो ये कॉम्पिटिटर्स हो गए ना उसके सारे, ठीक है? तो उनके बारे जी में जी डेटा दे देगा वो, ठीक है? तो ये इस तरह की चीजें देनी होती हैं उसके अंदर, ठीक है? तो ये ठीक है चीजें सर, आप ये चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं। जी। ठीक
सर ये हम क्लाइंट को स्क्रीनशॉट देते हैं कि ये सारा डाटा एक्सेल के अंदर ये सेव करके फिर स्क्रीनशॉट ही दे दें तो स्क्रीनशॉट भी चल जाते हैं वैसे। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट भी ठीक है। लेकिन ठीक है नॉर्मली और क्या सर होता है कि ये होता है कि इसका एक फॉर्मेट होता है, चाहे तो आप इसकी एक स्प्रेडशीट बना लें, उसकी एक स्प्रेडशीट बनाने के बाद जो है वो आप एक हर क्लाइंट को वो दे दें। लेकिन मसला ये कि जब आप स्प्रेडशीट बनाएंगे तो वो स्प्रेडशीट क्या होगी कि वो उसमें तो बहुत सारे एक्सटर्नल डेटा भी होगा। लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ पे जो भी आप हीलियम 10 या जंगल स्क्वाड पे जाते हैं तो देखिए एक्सपोर्ट डेटा का ऑप्शन आता है इधर। जी, जी। ठीक है, आप एक्सपोर्ट डेटा करके वो स्प्रेडशीट आप सेंड कर सकते हैं क्लाइंट को, दैट इज फाइन एज वेल। ठीक है और और जो सर ये कॉलम आपको बजट नहीं चाहिए वो डिलीट कर दें, जो कॉलम चाहिए रेलेवेंट कॉलम दे दें बस। ठीक है और सर बजट कैलकुलेशन प्रोडक्ट की वो किस तरह से करते हैं? किन-किन चीज़ों को ऐड करते हैं बजट कैलकुलेशन के देखिए, अंदर? बजटिंग में सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि कोई भी आप एक प्रोडक्ट को आप परचेज कर रहे हैं तो बजट परचेज करने के बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि वो जब अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचेगी, अमेजोन की वेयर हाउस तक पहुंचने तक उसकी उसकी तो कॉस्टिंग होगी ना, उसकी शिपमेंट कॉस्ट होगी। फिर शिपमेंट कॉस्ट होने के जी, बाद जब अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी तो अमेजोन के ऊपर जब प्रोडक्ट लिस्ट होगी तो लिस्ट होने के बाद उसने आपने आपने कोई उस पर कोई मार्केटिंग की है नहीं की है, उसके हिसाब से आपने देखा होगा कि ये इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मुझे एटलीस्ट कम से कम जो है वो फॉर एग्जाम्पल आपको 1 मंथ तक जो है वो $40 पर डे के हिसाब से इसकी बीबीसी लगानी होगी। तो वो आप वो जी, एटलीस्ट वो अपने जहन में रख के उसमें कॉस्टिंग में ऐड कर देंगे वो। एज वेल एज फिर आप ये देखेंगे ठीक है, जब वो अमेजोन उसको शिप करेगा तो उसकी फीस भी लेगा। एज वेल एज हम कोई वॉचर या कुछ रखते हैं उसकी भी फीस लगेगी। ठीक है, एज वेल एज कोई रिटर्न होते हैं या कुछ इस तरह का ऑप्शन होता है वो उसकी भी फीस लगेगी। तो इसका मतलब ये सारी चीजें कॉस्टिंग में आती है, वो कॉस्टिंग में शामिल होता है। ठीक है। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, नॉर्मल सिनेरियो में ये होता है कि अ, हम ये रखते हैं कि ठीक है ये प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर कितने की करवाई, इसकी शिपमेंट कितनी है और उसकी एफबीए फीस कितनी है। ठीक है, एज वेल एज इसके अंदर जो है वो टैक्स कितना लगना है वो भी लिखते हैं हम कॉस्ट में। क्योंकि लोग क्या करते हैं, टैक्स को भूल जाते हैं। लोग क्या करते हैं नॉर्मली, क्या करते हैं कि वो ठीक है वो बोलते हैं ठीक है हमने ये प्रोडक्ट $2 की चाइना से खरीदी, $1 की शिप कर दी, उसके बाद $3 अमेजोन ने फीस ले ली, तो दो दो एक तीन और दो पांच, टोटल हमें $5 की पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें देखिए जो भी उसके अंदर जो टैक्स लगेगा, मिसाल के तौर पर उसके ऊपर अगर आप यूके में बेच रहे हैं तो 20% टैक्स लग जाएगा। तो वो अगर आपने $10 की आपने प्रोडक्ट को सेल किए तो $2 तो अमेजोन वैसे ही रख लेगा उसके टैक्स के। तो आपको तो $8 की पड़ी, आप यानी $2 का तो वहां लॉस ही हो गया। ठीक है, तो वो कॉस्ट में डालेंगे आप अपनी। तो आप जब प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आप वो उसको 12 लिख के सेल करेंगे। जब 12 पाउंड की सेल करेंगे तो जाके आपको 10 पाउंड वहां बचेंगे, वरना आपको 10 की रखेंगे तो 8 बचेंगे। तो कॉस्टिंग इस तरह करनी होती है। तो सर ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट टैक्स होता है या डिफरेंट प्रोडक्ट्स का यानी कि सेम होता है? हर प्रोडक्ट का सेम टैक्स होता है या डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट टैक्स होता है? टैक्स क्या मतलब? टैक्स हर प्रोडक्ट का टैक्स सेम होता टैक्स है? तो नहीं नहीं, टैक्स तो मोस्टली एक ही होता है, यूके यूके या यूएसए का एक ही होता है। लेकिन डिपेंड करता है वो भी कैटेगरीज के ऊपर के। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फूड की प्रोडक्ट होती है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है उनके ऊपर जीरो टैक्स भी होता है, या कोई ऐसी जो कोई प्रोडक्ट्स होती है उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल स्टैंडर्ड ठीक है। आप बस वो लगा लें, 20% लगा लें बस एवरेज। जी, जी, सही। और सर ये सोर्सिंग के हिसाब से ये पूछना था, जब हम कोई प्रोडक्ट वगैरह हंट कर लेते हैं तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम अलीबाबा पे जाकर देखते हैं कि इस वक्त हमें यानी कि जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसने जो पेज के ऊपर वो लिखी होती है पर यूनिट प्राइस, तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं या फिर बार्गेनिंग करते हैं? बार्गेनिंग करने के बाद फिर हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि इतना हम्म। प्रॉफिट आ रहा हाँ, अब ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसकी वजह ये कि जब भी आप अमेजोन के ऊपर जो अलीबाबा पे देखते हैं तो वो लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट मिसाल के ऊपर 10p की मिल रही है। लेकिन जब आप उसको है। जी, जी, उससे सवाल करते हैं तो बोलता है ये तो $2.30 की है। आप सर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं यार तुमने तो 10p क्यों लिखा है, तो वो बोलता है ये तो हमने रेफरेंस प्राइस लिखे हुए हैं। तो दैट्स कॉल्ड रेफरेंस जी, प्राइस ओनली। तो जब भी हम कहते हैं कि जब तक हम किसी भी एक मैन्युफैक्चरर से कंफर्म ना कर लें उस पर यूनिट प्राइस, जब तक हम उसकी कॉस्टिंग नहीं कर सकते, ये अपने क्लाइंट को भी नहीं बता सकते। हम अपने क्लाइंट को ये बताते हैं भाई ये तो अलीबाबा तो 10p की मिल रही है, वो तो बड़ा खुश हो जी, जाएगा। लेकिन जब हम कॉस्टिंग उससे जब एक्चुअल प्राइस लेंगे तो वो तो $3 की निकलेगी। ठीक है, और उसके अलावा भी देखें कॉस्टिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ी है कि वो सिर्फ जो हमने मैन्युफैक्चरर से ले लिया बस वो ही। ऐसा नहीं होता, उसके बाद भी मैन्युफैक्चरर से लेने के बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे शिपमेंट हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि शिपमेंट में भी टैक्स लग जाता है।
ठीक है। तो वो जो शिपमेंट में टैक्स लगेगा वो भी तो कॉस्ट ही होगी ना हमारी एडिशनल। तो हाँ जब तक कोई भी ये प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस तक नहीं पहुंच जाती, इसको लैंडिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। तो कॉस्ट दो तरह की होती है, एक तो लैंडिंग कॉस्ट होती है और एक सेलिंग कॉस्ट होती है। तो जो लैंडिंग कॉस्ट होती है वो हमारे वेयर हाउस तक पहुंचने की कॉस्ट होती है। ठीक है। जो सेलिंग जो कॉस्ट होती है वो अमेजोन के वेयर हाउस से निकलने वाली कॉस्ट होती है। यानी मिसाल के तौर पर हमने कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज की, हमने उसको अपने वेयर हाउस में मंगा लिया, उसमें वेयर हाउस में जब जी यानी चाइना से मिसाल के तौर पर मैंने यूके मंगाया। ठीक है। अब मैं चाइना से यूके मंगाता हूँ सारी प्रोडक्ट पहले अपने वेयर हाउस में, तो मैं चाइना से जब वेयर हाउस में यूके में आती है तो उसका इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, ये वो उसको देखते हैं, हाँ भाई ठीक है, टूटी तो नहीं है, जो भी है उसके ऊपर लेबलिंग लगानी है अगर जो भी। उसके बाद फिर अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं। ठीक है। तो जब वो यहाँ वेयर हाउस में पहुंचती है तो उसका मतलब है कि वो चाइना से हमने मिसाल के तौर पर $5 की खरीदी और उसके ऊपर $3 हमने उसको वो भी दिया, उसके ऊपर शिपमेंट भी दी। तो इसका मतलब हमारी लैंडिंग कॉस्ट $8 पड़ी ना। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लैंडिंग कॉस्ट। अब उसके बाद हम जब अमेजोन को भेजते हैं मजीद, तो वो फिर हमारे वेयर हाउस से निकलने के बाद अमेजोन तक जाती है, उसकी और भी फीस लगती है। ठीक है। जो कोरियर चार्जेस होते हैं अमेजोन की फीस के, वो भी कॉस्ट में जी आएंगे। जी ठीक है। फिर जब वो अमेजोन के वेयर हाउस में आ गई तो वो फिर वो वाली जो वो शिपमेंट, जो ये छोटी सी शिपमेंट चार्जेस जो है ना, ये भी हम अपनी लैंडिंग में ही शामिल करते हैं वैसे। उसकी वजह कि जब तक अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं पहुंच जाए कोई भी प्रोडक्ट, वो लैंडिंग ही कहलाती है। ठीक है। तो जब अमेजोन जी के जी वेयर हाउस में पहुंच गई प्रोडक्ट, उसके बाद जब भी कोई जो भी कोई एक्सपेंसेस होंगे वो अलग अदर एक्सपेंसेस, वो लैंडिंग कॉस्ट नहीं, वो फिर सेलिंग कॉस्ट हो गई। ठीक है। यानी उसमें अमेजोन की जी फीस शामिल है, उसमें सारे टैक्स शामिल हैं। उसके अलावा जो है वो अमेजोन की ज़ाहिर है कोई प्रमोशन है या पीपीसी शामिल है। ठीक है। इस तरह होता है। जी। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप यानी कि जो स्टूडेंट्स इनरोल किया हुआ है बैच में उनका एक ग्रुप बना दें, ताकि अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें, जहाँ हमें हाँ सीनियर्स की गाइड भी मिल सके और आपकी भी हम क्वेश्चंस के साथ साथ गाइड मिल सके। जैसे अब ये प्रोडक्ट हंटिंग है, ये स्टूडेंट्स हम्म प्रैक्टिकल करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह उनके माइंड में आएंगे, तो वहाँ उस ग्रुप के अंदर सारे स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ लें, जहाँ आप भी गाइड हाँ। कर दिया करेंगे इसको फॉर सीनियर्स। ग्रुप तो मैंने असल में बनाना था, बनाना भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि असल में जो रमजान है ना, इसकी वजह से सारा शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब बहुत से लोग तो अटेंड भी नहीं कर रहे क्लासेस। ज़ाहिर है रमजान में मैं समझ सकता हूँ एवरीबॉडी इज बिजी, लेकिन ये कि मैं भी बहुत बिजी हूँ। लेकिन आपको पता है ज़ाहिर है कमिटमेंट की हुई है, ज़ाहिर है लोगों से मैंने प्रॉमिस किया है, तो डेफिनेटली मैं जी आया हूँ आज, डेफिनेटली मैंने क्लास भी कंडक्ट की इसीलिए। तो लेकिन ये कि जो लोग नहीं आ पा रहे, ज़ाहिर है उनसे कोई कंप्लेन भी नहीं है, ज़ाहिर है हर कोई किसी की प्रॉब्लम होती है। तो उसकी उसके हवाले से जब भी हमने कहा कि ठीक है हम जो है वो रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देंगे, जो बाद में भी देखना चाहे वो देख सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन ये कि ग्रुप कोशिश करेंगे कि ठीक है ग्रुप भी बना दें, ताकि कि लोग इंटरेक्ट हो सकें और क्वेश्चन कर सकें। मेन वजह ग्रुप जी बनाने की ये नहीं थी, यानी इसलिए नहीं बनाया कि कभी कभी ग्रुप्स में फिर जो है ना उसमें फिर मिस मैनेजमेंट ज्यादा होती है। ठीक है। तो इसका ये मैंने सोचा था कि ठीक है, या तो कोई फेसबुक ग्रुप बना देंगे, तो फेसबुक ग्रुप बना देंगे तो फिर फेसबुक ग्रुप में लोग इंटरेक्ट करते रहे आपस में। तो उसमें ये कि जाहिर जी है वो ज्यादा यानी कन्वीनियंट रहता है। आई मीन व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप आजकल जो है ना ज़ाहिर प्रोफेशनल वे में यूज करने के लिए नहीं, उसकी वजह है कि व्हाट्सएप में आपकी एक तो हिस्ट्री बार बार चली जाती है। आपने कोई डेटा शेयर किया है या आपने कोई लिंक शेयर किया, कोई आपने कोई सवाल मिसाल के तौर पर आपने एक सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। अब 2 दिन बाद आप वो सवाल ढूंढेंगे तो वो पता नहीं कहाँ पहुंच चुका होगा। मिसाल के जी तौर पे वो तो जब ग्रुप के अंदर तो सैकड़ों लोग बातें कर रहे हैं, तो वो इसमें कन्वीनियंट नहीं रहता व्हाट्सएप। दैट्स वाई किसी भी कोई भी एफबी सपोर्ट ग्रुप व्हाट्सएप पे नहीं होना चाहिए। तो लोग जब भी जी या तो स्लैक यूज करते हैं या फिर कोई अलग चैनल, या तो फेसबुक का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है। तो या तो कोई वो फेसबुक पे ठीक ग्रुप बना लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे सब लोगों को। है, इस वो तरह ठीक है, से कोई कर फेसबुक ले। ग्रुप ठीक है। हाँ तो ये कि जैसे अब अभी ये प्रोडक्ट बनाएंगे इंशाल्लाह जैसे अब ये ताला, ये कि कुछ टाइम मिले रमजानों के जी बाद, या तो कुछ ऐसा कोई शेड्यूल बने तो मुझे भी टाइम मिले तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर करते हैं इसका। ठीक है। ठीक है। जैसे अब ये प्रोडक्ट हंटिंग हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर इसके स्टैट्स वगैरह शेयर करेंगे कि ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं ठीक, तो फिर इसके मतलब कैसे गाइडेंस इसका जो आपको मिलेगी? ईमेल एड्रेस जो है ना, जिस जो मेन ग्रुप का ईमेल एड्रेस है, मैं आपको ईमेल शेयर कर दूंगा। आप लोगों को जिसको भी अगर स्टार्ट शेयर करने हो, आप वहाँ ईमेल सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर।
ठीक है ना। जब ये सर मैंने ये प्रोडक्ट फाइंड किए और ये इसके स्टेट्स हैं, आप बता दें कि ये कैसी है, ठीक है। क्योंकि देखिए शुरू में कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ज़ाहिर है नहीं फाइंड कर सकता आसानी से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए ये हो जाएगा कि ठीक है, उस पर कमेंट दे दिया करूंगा मैं, हाँ भाई कि ये प्रोडक्ट, इसमें तो सर्च वॉल्यूम ही बहुत कम है मिसाल के तौर पर, या इसके अंदर जो कंपीटिंग प्रोडक्ट ज़्यादा है, या इसके अंदर रेवेन्यू बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इसमें वो अगर वो आप भेजेंगे, मैं कमेंट करके दे दूंगा, तो आपको उससे जाहिर है उसको पता चलेगा कि उसको इम्प्रूव कैसे करना है आगे जाके, ठीक है। जी, ठीक है, ताकि ताकि आप हमें हमारी मिस्टेक साथ साथ गाइड कर सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो कोई मसला नहीं है जी। जी जी। नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है सर। ओके सर, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नो अल्लाह प्रॉब्लम, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, मोहम्मद बिलाल आराइन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बिलाल, कैसे हैं आप? सर खैरियत सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सर ठीक मेरा ठाक। क्वेश्चन है गेटेड और अनगेटेड के बारे में। जी। अगर अनगेटेड प्रोडक्ट तो फिर हम सेल कर रहे हैं, अगर नया कोई कंपटीटर आए तो हम्म। वो उसको गेटेड करवा ले, तो फिर उसके बाद जो अनगेटेड है उनको कोई कॉपीराइट केस वगैरह या कुछ हो सकता है, क्या करते हैं? नहीं उसको नहीं, थोड़ा ऐसा गाइड कर कुछ दें। नहीं होता। नो 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 नो, गेटेड प्रोडक्ट आप असल में कॉन्सेप्ट शायद गलत समझ रहे हैं। गेटेड प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि गेटेड मतलब अमेजोन की तरफ से खुद गेटेड होती है, यानी वो अमेजोन भी कहता है कि जब तक तुम इससे परमिशन नहीं लोगे नहीं बेच सकते। आप जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि आप कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट समझ रहे हैं आप, ठीक है, कि वो जी किसी जी अपनी सर, एक प्रोडक्ट को बिल्कुल। पेटेंट करवा ले तो वो आपको बेचने नहीं देगा। तो दिस इज पॉसिबल कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये बॉटल है, ठीक है, आप ये बॉटल बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने तो पेटेंट करवाया नहीं, आप तो बस ऐसे ही चाइना से मंगवा मंगवा के बेच रहे हैं, ठीक है। अब कोई कोई ज़ाहिर है कोई इंटेलिजेंट बंदा था, उसने क्या किया, उसने सोचा यार ये बोतल सब लोग बेच रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बिक्री है, और किसी ने तो पेटेंट ही नहीं कराया, मैं क्यों ना पेटेंट करवा लूँ, ठीक है, और फिर किसी को बेचने भी नहीं दूंगा, सब सारे मुझसे लेंगे फिर तो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको पेटेंट करवा देगा, फिर उसके बाद क्या बोलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट तो मेरी पेटेंट है, जितने भी दूसरे बेच रहे हैं इनको हटाओ, तो अमेजोन पे सबको हटा देगा, वो सिर्फ वही बेचता रहेगा। तो इसका मतलब है आपने कोशिश ये करनी है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि जब कोई भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले देखना है कि ये पेटेंट तो नहीं है, और अगर वो पेटेंट नहीं है तो आपने फिर उसका पेटेंट बनवा लेना है। अंडरस्टैंड? जी सर सर। ये करना है थैंक आपने। यू। अगर कोई प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है तो आपने कोशिश ये करना है अपना पेटेंट बनवा लेना उसका, ताकि वो फिर आपका हुआ है वो प्रोडक्ट, तो क्योंकि सेल ताकि करने से आपको कोई पहले हटा अपना ना सके पेटेंट करवा फ्यूचर में। लेना। जी। सेल करने से पहले मतलब अपना पेटेंट करवा लें फिर, है ना? हाँ, सेल करने से भी पहले कर लें तो अच्छी बात है। और भी हाँ, लोग वैसे ये करते हैं कि लोग लिस्ट कर देते हैं पहले, उसके बाद सेल करते हैं, देखते हैं इसकी क्या वर्थ क्या है, ये बिक भी रही है नहीं, अगर वो बिकने लगती है थोड़ी बहुत तो उसका फिर पेटेंट अप्लाई कर देते हैं, हो जाता है। क्योंकि पेटेंट ऐसा नहीं कि फौरन ही बन जाए, उसमें भी साल लग जाता है बनने में। पेटेंट इज अ लॉन्ग थैंक प्रोसेस, यू। स्पेशली स्पेशली इन द यूएसए। यूके में ओके, तो जल्दी से हो थैंक यू जाता सर। है एक महीने में ही, लेकिन यूएसए के अंदर टाइम लगता है। जी। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, चलिए बस आज का सेशन यहीं रखते हैं, उसको शॉर्ट रखते हैं। ज़ाहिर है आज मैं बहुत इसको लेंदी भी नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है वो जो टूल्स के हवाले से जो एक दो ज़ाहिर है कुछ सवालात लोगों के होंगे कि उसको किस तरह यूज़ करना है, या इसको उसको मैं प्रॉपर वे में और भी यूज़ करके उसको एक वीडियो बना के मैं रिसोर्सेज के तौर पर डाल दूंगा, ताकि आप लोग वो भी देख लें। और बाकी जो स्लाइड्स को मैंने एक्सप्लेन किया, जो थ्योरी बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी आज कोशिश की कि डिफाइन कर दूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ। तो वो कॉन्सेप्ट्स आप इसमें स्लाइड्स में से देख लीजिएगा। बाकी ये कि वो जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो है वो हम उसको मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए चलिए, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।